तो कल जो है हम लोग लास्ट में ड्यूक का जो कैरेक्टर स्केच था उसकी कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे थे। जो ड्यूक है वो आर्ट लवर है। दो बातें देखा था, वो नेपच्यून का जो उसके पास स्कल्पचर है, साथ में जो है पेंटिंग था डचेस का। उसकी नेचर सस्पिशियस है, डोमिनेंट नेचर का है, कंट्रोलिंग था। वो लास्ट में जो टेमिंग ऑफ द स्टू जो सिंबल हमने बताया था, इसमें वो कंट्रोल कर रहा है। जैसे सी हॉर्स को नेपच्यून, उसी प्रकार से वो चाहता है कि मेरे यहाँ भी चाहे वो डचेस और चाहे कोई दूसरे व्यक्ति हो, सारे उसके कंट्रोल में रहने चाहिए। जैसे कि उसने वो कहा था कि कोई भी पर्दा मेरी बिना परमिशन के कर्टन को हटा नहीं सकता। यहाँ भी उसका जो डोमिनेंट कंट्रोलिंग नेचर है चीज़ों को, वो दिखाया गया था। स्नॉबिश बिहेवियर दिखाया गया था। स्नॉबिश का मीनिंग क्या होता है कि अपने आप को श्रेष्ठ मानना, औरों को निकृष्ट माना। जो कहता है स्टफ सच स्टफ वॉज कर्टसी, ऐसी तुच्छ बात है उसके लिए कर्टसी थी। तो वो उसको चीज़ों को लगता है कि चीज़ें जो है मेरे अनुसार ही चीज़ें श्रेष्ठ भाव में रहनी चाहिए थी। फिर उसको अपना जो 900 ईयर्स का जो ओल्ड नेम है उसके ऊपर भी उसको क्या है, बड़ा प्राउड रहा है। वो उसको लेके बार बार उसका आक्षेप के साथ उसने मेरे इस 900 ईयर्स ओल्ड नेम को उसने तबाह कर दिया, ये सब कर दिया है। और उसने डिसीजन कर रखा है कि आई वुड नेवर लाइक टू स्टूप, वो कभी झुकना नहीं चाहता है। इस तरह की चीज़ें देखी हैं। वो बड़ा क्लियर स्पीक कर रहा है। लास्ट में उसने बातों को बड़ा घुमा फिरा के और सारी बातें कही दी हैं। ठीक है, अब हम इसमें काउंटर में अगर हम बात करें कि डचेस के कैसे कैरेक्टर के बारे में डचेस को डिफाइन किए गए हैं, तो कैरेक्टर ऑफ द डचेस, तो बताओ डचेस का कैसा कैरेक्टर है। जैसे कैरेक्टर में जैसे हमने यहाँ 6-7 बातें देखी, ऐसे उसके बारे में कितनी बातें आप 2, 4, 5, 6 विशेषताएं पाते हैं, बताओ जी। काइंड हार्टेड है, बड़ी दयालु है वो। किस पे दया दिखाई उसने, हर आदमी पे दया दिखाई है। अच्छा व्यवहार करती थी। क्या अच्छा व्यवहार किया उसने, तो स्माइल कर देना अच्छा व्यवहार होता है। मैं भी स्माइल कर देता हूँ। क्या बकवास फर्जी बातें करती रहती हो। स्माइल करके कह रहा हूँ तुम्हारे को, विद स्माइल आई एम डूइंग योर एस्थेसी। अब आप बड़ा काइंड हार्टेड हो गया होगा। स्माइल से कर रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर भी बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग है, कोई बुरी बुरी फीलिंग नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा, मैं तो ड्यूक हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, देखो, काइंड हार्टेड और ये सब तो क्या है कि आपने मर्जी से जचा लिए हैं। हमें तो जो पोएम के अकॉर्डिंग बातें कहनी है ना, पोएम में कहाँ से उसने कोई काइंड हार्टेड दिखा दिया, किसी किसी की पीड़ा पे क्या उसने दया दिखा दी, क्या हेल्प कर दिया कुछ। हम्म? बस वो सिंपली देखो, एक ही कहानी है इसमें कि उसके पास वो रॉयल वाला टच जो वो चाहता है, वो डिफ्रेंसिएशन करना चाहता है कि साहब उसमें लोगों को एक, कुछ लोगों को विशेष ट्रीटमेंट देना है। स्पेशली वो चाहता है कि मुझे विशेष ट्रीटमेंट दिया जाए और बाकियों को वो ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। वो उस तरह से वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है, तो उसको वो प्रॉब्लम लग रही है। तो ड्यूक की निगाहों में तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाना उसकी क्या है, एक तरह की वीकनेस है। और इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सी वॉज वेरी इनोसेंट लेडी। तो हमारे वो काइंड और हार्टेड और ये सब तो क्या है कि अलग तरह की चीज़ें हैं। अगर हम जिस तरह की चीज़ें पोएम से समझ में आती हैं, तो उससे हम इसको इतना ही कह सकते हैं कि वो कैसी लेडी है, इनोसेंट। पर ये हमारा दृष्टिकोण है, ये हम कह रहे हैं, ड्यूक नहीं कह रहा है। तो ड्यूक की निगाहों से उसका करेक्टर अलग है, और आप एक न्यूट्रल रीडर की निगाहों से उसका करेक्टर अलग है। क्योंकि ड्यूक ने अपने बारे में कुछ कहा ही नहीं है। ड्यूक अपने बारे में तो कह रहा है कि मैं तो बड़ा अच्छा स्पीकर हूं ही नहीं, मेरे को तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो हमने जो ड्यूक, अच्छा हाँ चलो, इससे मैं एक बात समझ में, ड्यूक वाली बात से बताऊं अपना। ड्यूक के पास एक और गुण है, ड्यूक बड़ा ही ग्रीडी नेचर का आदमी है, लालची है। लालची कैसे है, या जो ड्यूक है, तुम सब कुछ तुम्हारे पास हो, उसके बावजूद भी उसको भी डावरी की और तमन्नाएं पड़ी हैं। वो कह रहा है साहब ये नेपच्यून जैसी चीजें तो रेयर दुर्लभ चीज तो मेरे पास पहले से पड़ी है,
वो यानी वो इशारा करना चाह रहा है ना कि ये रेयर दुर्लभ चीजें तो मेरे पास ऑलरेडी हैं और मुझे कोई बहाना करने की आवश्यकता नहीं है कि डाउरी के लिए। इट में जो सारी की सारी बातें घुमा फिरा के डाउरी के लिए तो कही रहा है। वो जो उसकी जो डाउरी वाली चीजें हैं, उसकी जो डिजायर है, डिजायर फॉर डाउरी जो है, ये आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि उसमें ग्रीड पड़ी है। तो ड्यूक के शब्द हैं वो, और ड्यूक का जो हमने सेंस निकाला है, जो ड्रॉ किया है उसकी चीजों से, वो में इन्फ्रेंस जो देखें, ये सारी बातें हमें क्या हैं, इन्फ्रेंस नजर आती हैं। उसने भले ही कहीं भी ये साफ साफ नहीं कहा है कि मैं बड़ा आर्ट का प्रेमी हूं, पर हमने इन्फर कर लिया, निष्कर्ष निकाल लिया। उसने तो कहीं नहीं कहा कि मैं बड़ा ग्रीडी हूं, उसने उल्टा कहा मतलब मुझे तो कोई लालच है ही नहीं, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं है, और हमने इन्फ्रेंस किया। तो ये सारी की सारी बातें जो हमने 6-7 बिंदु लिखे हैं, ये सब के सब क्या किए गए हैं, इन्फ्रेंस किए गए, हमने उसकी बातों से निकाले हैं। इसी प्रकार से अगर ड्यूक की बातों से अगर अर्थ निकाला जाए, तो ड्यूक की बातों से जो अर्थ निकाला जाए उसके अकॉर्डिंग तो डचेस कैसी है, इनोसेंट ही है, पर ड्यूक की निगाह में वो इनोसेंट नहीं है। वो कैसी लेडी है कि इनोसेंट लेडी है। अब इसको अगर हम काउंटर देखा जाए, तो जैसे वहां इसमें इसकी नेचर डोमिनेट करने की है, कंट्रोलिंग करने की है, इसमें स्नॉबिश नेचर है, इसको ये बड़ा प्राउड है, ये सारी चीजें इसके पास नहीं है। तो इसका काउंटर में कह सकते हैं कि सी इज ए प्लेन माइंडेड लेडी। नो स्नॉब, नो सेंस ऑफ प्राइड, मैंने उससे कहा नहीं कि तुम अपने आप में ये कुछ इंप्रूवमेंट कर लो, अपने आप उसने इंप्रूवमेंट किया नहीं। इससे मतलब कि वो ये भी समझ नहीं पाई कि इसको यार मेरी इन चीज़ों से क्या है, प्रॉब्लम हो रही है। तो उसे रियलाइजेशन भी होता तो पता नहीं वो इंप्रूवमेंट करती कि नहीं करती, लेकिन उसने भाई मैंने कभी चला के उसे कहा नहीं कि सेल्फ इंप्रूव कर लो तुम, और उसने अपने आप से किया नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास क्या चीज़ पाई जा रही है कि उसने उसकी जो साइकोलॉजिकल स्थितियों को समझा नहीं है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वो क्या है, नॉट एबल टू रीड द इनर, या माइंड कह दो, इनर माइंड या माइंड ऑफ द ड्यूक। ड्यूक के मस्तिष्क में क्या चीजें चल रही हैं, उन बातों को वो समझने में, रीड करने में सक्षम नहीं है। और जो एवरीथिंग ईच एंड ऑल उसके लिए वन है, उस वाली चीज के लिए कह सकते हैं कि नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट द इसको ऐसे कहना चाहिए, नोट she didn't treat the higher or the lower ranked persons differently।
हायर रैंक है या लोअर रैंक के जो वहां पे अलग अलग पर्सन हैं कोर्ट में, उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करने वाला वो काम नहीं करती, यानी वो सबको इक्वल ट्रीट करती थी। तो सी ट्रीटेड ऑल इक्वली, और वी कैन कॉल नॉट डिफरेंटली। अब बताइए कि जो लेडी है वो फ्लर्टेशस नेचर की है या नहीं है? लेडी जो है वो फ्लर्टेशस नेचर की है क्या डचेस? ना, नहीं है। क्या ड्यूक की दृष्टि से है? यस और नो? यस। कहां पे है यस? कहां उसने कहा कि वो बड़ा फ्लर्टेशस है? किस तरह से उसने बताया? स्माइल कर देना बाप रे, फिर क्या आदमी ऐसा अपना मुंह करके सुपड़ा सा मुंह स्माइल कर देना, अगर फ्लर्ट है तो बाद में फिर कहाँ होगा? तो दुनिया में किसी को स्माइल करना ही नहीं चाहिए फिर तो। नोबडी शुड स्माइल। फॉर्म कैरेक्टर नहीं है मतलब? स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? वो स्ट्रॉन्ग फंदे होते हैं, उसका क्या कहना चाहते हो स्ट्रॉन्ग और फॉर्म से मतलब? जरा खुश हो, मैंने पूछा फ्लर्टेशस की बात कर रहे हैं, खुश हो जाना, इजीली इंप्रेस हो जाना, लाइक वॉट एवर सी लुक्स ऑन, ये तो ठीक है, वो तो सब बातें बनने पड़ ही रही हैं। वो जो पोएम में जो लिखा है वो तो आपको पता ही है। मैं तो वो जो पूछ रहा हूँ जो पोएम में नहीं लिखा हुआ है वो वाली बात पूछ रहा हूँ। इसमें तो पोएम में लिखा हुआ है कि सी वॉज टू इजीली ग्लैड, तो ये तो आपका आपको सवाल मिलेगा तो आप आराम से करके आ जाएंगे कि हाँ जी वो इजीली ग्लैड होने वाली महिला है, हाँ जी है। टू इजीली इंप्रेस होने वाली महिला है, बिल्कुल है। सी लाइक वॉट एवर सी लुक्स ऑन, बिल्कुल जी सही है। तो ये तो सारी बातें हमने जो टेक्स्ट में पढ़ लिया वो उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। मैं जो टेक्स्ट में नहीं है मैं उस वाली बात से पूछना चाहता हूँ कि उसके बारे में हम क्या कहेंगे। जो टेक्स्ट में लिखा हुआ तो है नहीं, अब उसको हम सही माने या गलत माने? ये लेडी फ्लर्टेशस है। नहीं, आपको तो लग रहा है कि नहीं है, ये वाली बात तो ठीक है। रीडर को तो लग रहा है, हमें लग रहा है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन हम तो ड्यूक वाली दृष्टि से पूछें। अकॉर्डिंग टू ड्यूक द डचेस वॉज फ्लर्टेशस और नॉट, ये सवाल है जी? है। हाँ, बस सबसे बड़ी बात नहीं सी है फ्रा पेंडोल्फ वाली। उसने बड़ा जोर दे कहा था कि आई सैड फ्रा पेंडोल बाय डिजाइन, मैं पर्पसफुली कहा ये वाली बात। उसको लगता है कि जो इसका ये जो इनोसेंट नेचर है, ये स्माइलिंग और इजीली ग्लेड होना जो भी कुछ है, ये इजीली क्या हो, सी कैन बी इजीली इम्प्रेस्ड। दो बातें हैं, फ्लर्टेशस चाहे वो नहीं हो पर दूसरा उसको फ्लर्ट करके इजीली इंप्रेस कर सकता है। दो बातें हैं, एक तो है कि वो फ्लर्टेशस है, नहीं तो वो फ्लर्ट। वर्ड समझना, वर्ड है फ्लर्टेशस का मीनिंग क्या होता है? फ्लर्टेशस का मीनिंग क्या है? फ्लर्ट करने वाला है, जिससे फ्लर्ट किया जाए वो वाला, ये करने वाला। सही है। तो यहां पे ये है कि वो लेडी फ्लर्टेशस है ऐसा तो नहीं कह सकते शायद अपन, पर ये कह सकते हैं कि उसको इजीली फ्लर्ट करवा करके और इंप्रेस किया जा सकता है। सी कैन बी इजीली इंप्रेस्ड, सी लाइक्ड वॉट एवर सी लुक्स ऑन, सी बिकेम सो इजीली ग्लेड। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है उसको किसी भी तरह, कोई उसको चेरी दे के भी बहला सकता था, कोई उसको म्यूल राइड करवा के टेरेस के आसपास भी खुश कर सकता है, वो सनसेट का सीन दिखा के भी उसी वो हैप्पीनेस है, उसकी ब्यूटी की प्रशंसा कर दो तो भी वही वाली बातें है ना। आई आई माई फेवर एट हिज एट हर ब्रेस्ट, इट मीन उसकी मैं ब्यूटी की प्रशंसा कर देता हूं। तो इफ यू प्रेज हर ब्यूटी, इफ यू इज सिंपली एक ऑर्किड से आपने एक चेरी दे के भी आप उसे इंप्रेस कर सकते हैं, सनसेट का ब्यूटीफुल सीन दिखा के इंप्रेस कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें उसे इजीली इंप्रेस कर सकती हैं, इसलिए कोई भी बंदा उसे इंप्रेस कर सकता है। तो मेरा सवाल था कि ड्यूक की निगाह में वो फ्लर्टेशस है क्या? तो ड्यूक की निगाह में आप फ्लर्टेशस ऐसा तो नहीं कहेंगे, यूं कह सकते हैं उसको इजीली क्या किया जा सकता है, फ्लर्ट किया जा, सॉरी उसको इजीली दूसरा व्यक्ति उसके साथ फ्लर्ट कर सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति उसको इजीली फ्लर्ट के उस भाव में बहला सकता था। तो सस्पिशियस है इसका शक, उसको ड्यूक का शक करने की प्रवृत्ति थी। तो शक करने की प्रवृत्ति के दो मीनिंग होते हैं,
एक होता है कि भाई दूसरा इसको इजीली बेफूल कर सकता है, और एक होता है कि वो दूसरे को बेफूल कर सकती है, या वो ड्यूक को बेफूल कर सकती है। एक तो है डचेस ड्यूक को बेफूल कर दे, उसे उल्लू बना दे, और एक ऐसा उस डचेस को उल्लू बना दे कोई दूसरा ही। तो यहां तो बढ़ेगी डचेस को उल्लू बनाया जा सकता है। हमने एक वर्ड लिखा हुआ है, मैं लिखा है कि सी वॉज ए प्लेन, वो 2-4 गुना भाग इतना कुछ उसके पास चतुराई वाली कुछ नहीं है, तो बड़ी प्लेन माइंडेड लेडी है, सीधी सपाट है, इनोसेंट है। तो इनोसेंट होना, प्लेन माइंड होना, इन सारी बातों का मीनिंग है कि वो जिस तरह की चालबाजियां हैं जो फ्लर्ट के उस सेंस में पाई जाती हैं वो नहीं जानती है वो। तो मेरा सवाल था कि भाई ड्यूक की निगाह में फ्लर्टेशियस है ना, ड्यूक की निगाह में भी नहीं है ना, हमारी निगाहों में है। तो इस वाली बात को आप स्पष्ट यहाँ पे ध्यान करेंगे। और क्या लिखने का है, ऐसा सवाल रहता है वो फ्लर्टेशियस है क्या, नहीं है जी। तो द डचेस जो है, जो जब हमारा क्या बिंदु चल जाएगा, जैसे नेक्स्ट क्या लिखेंगे 6 है तो उसको 7 में लिख सकते हैं अपन। या सी कर लेते हैं, डचेस की बात तो ऊपर लिख लिया हेडिंग में। तो सी वॉज नॉट फ्लर्टेशियस, वो फ्लर्टेशियस नहीं है, बट शी कुड बी इजीली इम्प्रेस्ड, उसको इजीली इम्प्रेस किया जा सकता है। ओके, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा टेक्स्ट पे कुछ बातें और देख लेते हैं, बाकी तो वैसे सारी जो बातें काम की हैं सारी हो चुकी हैं। ये तो पोएम एक वर्ड आया था फोरसूथ, किस किस को याद है, क्या मीनिंग होता है फोरसूथ का? एक जने बता रहे हैं, बाकी तो चुप। फोरसूथ वर्ड कहां से आया था जैसे? जो वो कहता है कि मैंने उसे कभी बताया नहीं, तुम्हारे जैसी मेरे पास बोलने की कला नहीं है, अपने आप को सुधारा, उसमें सुधार नहीं हुआ ना, वो वाला सेगमेंट आप देखे हैं, उस वाले एरिया के आसपास मिलेगा को फोरसूथ। ये यहां भी कहीं लिखा होगा, इस जगह से कहीं देखो आप, ये रहा फोरसूथ। तो क्या होता है ये फोरसूथ का मीनिंग? हाँ, रियली, इंडीड। तो कोई वैसा तो बड़ा सवाल नहीं है, सिंपली मैंने ऐसे पूछ लिया आपको, वोकैबलरी के लिए पूछ लिया, कोई बड़ा सवाल नहीं बना एग्जाम में। तो वैसे ये ओल्ड वर्ड है इंग्लिश का, ये यानी ये करंट इंग्लिश में ये वर्ड काम में नहीं आता आजकल, ये आउट ऑफ इंग्लिश हो चुका है। फोरसूथ ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इंडीड, रियली, एडवर्ब होती है ये। हम्म। अब मैं यहाँ से कुछ और सवाल पूछूंगा, जैसे कल आपने यहाँ पे वो हर मेंटल और माई लेडी, और यहाँ पे जैसे हमारे पास आया था ये कि अलोंग हर थ्रॉट, ये जो थर्ड पर्सन का जो यूज है ना, थर्ड पर्सन वाले अभी यूज देखे थे, ये थर्ड पर्सन का जो यूज आप देखे हैं, इनसे हमने कहा था कि ये रॉयल कह सकते हैं पर्सनेज होते थे, उनको एड्रेस करने के लिए हम ऐसे फॉर्मल तरीके, ऐसे ये फॉर्मल स्टाइल होती है, ये क्या है बिल्कुल फॉर्मल एड्रेस करने का जो पैटर्न है वो वाली बातें थी। तो मैं थोड़ा सा इस बात को और ज्यादा विस्तार में समझाने के लिए कुछ बातें आपको बताऊंगा। हमारे ही सिलेबस में एक टॉपिक है लेटर राइटिंग, 3 टॉपिक हैं आपके,
जो पहला पार्ट सेक्शन ए है सिलेबस का, पार्ट ए, उसमें है कि लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसी राइटिंग, 3 टॉपिक्स हैं। उसमें से लेटर राइटिंग हमारा एक टॉपिक है, तो उस लेटर राइटिंग के टॉपिक से जानकारी जुड़ी हुई है कि लेटर्स के हम प्रकार पढ़ेंगे। अभी टॉपिक पढ़े नहीं, हम टॉपिक हमारे पास आगे आएगा। मैं उसमें से एडवांस में एक बात बता रहा हूं जो कि हमारी इस वाली बात से लिंक होगी, तो आपको ये वाली बात बढ़िया समझ में आ जाएगी, वो वाली ये इस वाले से वो वाली बात जब आगे पढ़ेंगे तो वो वाली जुड़ जाए, बात वहां जुड़ जाएगी। लेटर राइटिंग में हमारे पास कई तरह के लेटर होते हैं, बिजनेस लेटर हैं, सोशल लेटर्स होते हैं। बिजनेस लेटर्स भी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सोशल लेटर्स भी पाए जाते हैं। और ये जो सोशल लेटर जो होते हैं, इनमें बाद में एक जो इनविटेशन है, जो हमारे इनविटेशन होते हैं ना, आमंत्रण या निमंत्रण जो भी हिंदी में कहते हैं, आमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र, जैसे शादी ब्याह के या किसी और किसी प्रोग्राम के आपके आते जाते हैं, तो ये जो इनविटेशन की चीजें वो भी किस में आती हैं, लेटर में ही आती हैं। सबसे पहले तो बात ये समझनी है कि हमें लगता है कि लेटर का मीनिंग तो कुछ और ही चीजें होती हैं। लेटर के दिमाग नाम पे आपके दिमाग में अवधारणा, किसी मित्र को, माता पिता को लेटर लिख दिया, या किसी ऑफिस में कोई लेटर लिख देते हैं, या कोई बिजनेस के लिहाज से लेटर, वही लेटर होते हैं। इन्विटेशन तो लगता है कि कोई अलग ही ज्ञान होता है। इन्विटेशन एक पूरा अलग से टॉपिक, ऐसे आपको अगर कोई फीलिंग है तो दिमाग से ऐसी हटा देना। इन्विटेशन भी किस में आते हैं, लेटर के हिस्से में ही आते हैं। हिंदी में आप ये बोलते हो आमंत्रण पत्र लगा देते हो, हिंदी में आमंत्रण पत्र, हिंदी में 2 वर्ड बोलते हैं, आमंत्रण पत्र। अंग्रेजी में एक ही वर्ड है इनविटेशन, उसमें वो लेटर वेटर मैंने आगे चाहे नहीं बोला हो, चाहे बोल दो, चाहे इन्विटेशन लेटर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। तो हमारे पास जो इनविटेशन के नाम पे जो चीजें हैं वो इस लेटर वाले सेगमेंट के हिस्से में ही पाई जाती हैं। अब ये जो इनविटेशन वाली चीजें हैं ये 2 प्रकार की हैं। इनविटेशन के जो लेटर जो होते हैं ये 2 प्रकार के हैं, एक होते हैं फॉर्मल और एक क्या होते हैं, इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल, और बाद में इनके रिप्लाई भी दिए जाते हैं। अगर फॉर्मल इनविटेशन किसने भेजा है तो आप उसका रिप्लाई भी कैसे देंगे, फॉर्मल में ही देंगे। अगर ने आपको इनवाइट इनफॉर्मल तरीके से लेटर में लिख के किया है तो हमारा जवाब भी कैसा होगा, फिर इनफॉर्मल होगा। सामान्य ज्ञान की बात है, तो जैसा अगले ने इनवाइट किया है उस तरह से आपको जवाब दे देना है। अब हम अगली जो चीज सीखेंगे वो सीखने के लिए आप किताब खोलिए और किताब में चैप्टर निकालिए लेटर। बुक नंबर 2 में चैप्टर दिया होगा लेटर राइटिंग का, कितने का चैप्टर है, 36 का चैप्टर निकालिएगा, बुक नंबर 2 में लास्ट में है। हाँ जी, मिला। देखना मैं बताता हूँ पेज वेज कैसे पलटते चले जाने आपको। यहाँ पे लिखा है लेटर राइटिंग शुरुआत में, और फिर आप पेज पलटते चले जाइएगा। एक पेज आगे पलटे, एक पेज पलटने के बाद में आपको एक जगह लिखा मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। एक पेज पलटने के बाद में राइट हैंड की तरफ लिखा मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। इसमें लिखा है कि लेटर्स में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट पर्पस के आधार पे 2 प्रकार से हो सकते हैं, सोशल लेटर्स और नीचे क्या लिखे हैं, बिजनेस लेटर्स। अब देखना, सोशल लेटर में 2 तरह की चीजें आती हैं, फ्रेंडली लेटर्स भी आते हैं और साथ में क्या है, नोट्स ऑफ इन्विटेशंस। हम इसी की बात कर रहे हैं। जो नोट्स ऑफ इन्विटेशन है ये किसके हिस्से में आते हैं, ये सोशल में जाते हैं। अब हम इसमें इन्होंने सबसे पहले नीचे देख रखा है सोशल लेटर, ठीक है, नीचे बड़ा हेडिंग लिखा है। फिर उसमें से क्या लिखा है, नंबर 1 पे क्या लिखे हैं, फ्रेंडली लेटर्स लिखे हैं। तो ये फ्रेंडली लेटर्स के बारे में यहाँ पे जानकारी चल रही है। फिर आगे आप अब देखो, मेरे साथ साथ पेज पलटे जाना। अब इसके बाद में अगले पेज पे आप क्या हो गए, फिर लेटर लिखा हुआ है, फिर लेटर और लिखा हुआ है, फिर और लिखे हुए हैं।
अब आप ये कल्पना करना, ये चैप्टर अरेंज कैसे किया, ये सारे जो लेटर के फॉर्मेट पढ़ रहे हैं आप, ये कौन से की श्रेणी में गिन रहे हैं, किताब की भाषा में ये कहां चल रहे हैं। गजब ऐसा हर कुछ मतलब यार। गो बैक, वापस जाओ पीछे, क्लासिफिकेशन, वापस जाओ क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन पे ऐसे लाइन खींचे, नंबर 1 लिखा है, इस 1 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सोशल लेटर्स। फिर इसके नीचे ऐसे सिंपल 1 लिखा हुआ है, ये लिखा है रोमन में, ये लिखा है ऐसे हमारा अरेबिक वाले में। इसके यहाँ पे क्या हेडिंग लिखा हुआ है, फ्रेंडली लेटर्स। तो अब आप यहां जो आगे मैटर पढ़ रहे हैं, ये मैटर जो पेज पढ़ रहे, अब आप यूं कल्पना करना, अगर ये 1 नंबर है तो फिर हमें आगे कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। अब आप 2 नंबर कहां मिलता है वो ढूंढो अब आप। तो ऐसे आप पेज पलटते चले जाओगे, एक बार पेज पलटेंगे, फिर आप और आगे पेज पलटेंगे, फिर आप और आगे पेज पलटेंगे, फिर और एक आगे पेज पलट देंगे, फिर आप और आगे पेज पलट देंगे, फिर और पेज पलट देंगे, और 141 की एक्सरसाइज आ जाएगी, एक्सरसाइज नंबर 141 आ जाएगी। तब लिखा मिलेगा ऐसे नंबर 2 पे, नोट्स ऑफ इनविटेशंस। समझ में आई। फिर ये 2 नंबर का मैटर चालू हुआ, नोट्स ऑफ इनविटेशन, ये चल रहा है, और इसके बाद में खत्म हुआ, तब अगले पेज पे फिर ऐसे रोमन में लिखा हुआ आया, बिजनेस लेटर्स। अब ऐसे आपको इस चैप्टर की जो स्ट्रक्चर है वो समझ में कुछ आई। फिर ये मैटर किसका चला, बिजनेस लेटर्स का मैटर चला, फिर ये मैटर चला आगे, फिर ये मैटर चला, फिर अगले लिखा हुआ है लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन। देखा 142 नंबर एक्सरसाइज के नीचे क्या लिखा हुआ है, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन। इसके देखो पहले कोई नंबर वंबर डला हुआ नहीं है, 1 2 3 कुछ लगा हुआ नहीं है। फिर लेटर ऑफ एप्लीकेशन के बाद में अगले पेज पे है फर्दर ऑफिशियल लेटर्स। 143 के एक्सरसाइज के नीचे लिखा हुआ है फर्दर ऑफिशियल लेटर्स, मिल गया ये। फिर अगले पेज पे लिखा है 44 के नीचे लिखा हुआ है लेटर्स टू न्यूज़पेपर्स, लेटर्स टू न्यूज़पेपर्स। और इसके बाद में लेटेस्ट न्यूज़पेपर के बाद में 145 के नीचे लिखा हुआ है मोर लेटर्स। क्या लिखा हुआ है, मोर लेटर्स। फिर इसके 2-3 सैंपल दिखा रखे हैं। फिर 146 की एक्सरसाइज आ जाती है और चैप्टर आपका हो जाता है फिनिश। ठीक है, तो पूरे चैप्टर की आपको स्ट्रक्चर कुछ समझ में आई क्या। वापस जाओ 36 नंबर चैप्टर जहां चालू हो रहा है, गो बैक। ये हमने जो पढ़ा था सोशल लेटर, उसके बाद था ना क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। इसके एक पेज और जाओ पीछे जहां चैप्टर चालू किया गया है, शुरुआत से देखो। लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में और ऊपर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले पे फिर एक ऐसे रोमन में नंबर लिखा हुआ है, और रोमन में नंबर लिख के लिखा है द फॉर्म ऑफ लेटर्स। फिर ये रोमन वाले इसके अंदर फिर इसमें टुकड़े करें 1 2 3 4 5 6। फिर वापस इन 1 2 3 4 को विस्तार में दे दिया, हेडिंग वेडिंग इन चीजों को। अब ऐसे आप पेज पलट दीजिए, और फिर अगेन एक नंबर 2 में फिर रोमन में लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। इसमें 2 बातें लिखी हैं, सोशल लेटर्स और नीचे क्या लिखा है, बिजनेस। और फिर ये आपने कहा सोशल में ऐसे ऐसे है। अब आप ये वापस पंक्ति पढ़ना, सोशल लेटर में आगे क्या लिखा है, सोशल लेटर्स इंक्लूडिंग फ्रेंड लेटर्स एंड नोट्स ऑफ इनविटेशन। इसके नीचे क्या लिखा है नंबर 2 पे, बिजनेस लेटर्स इंक्लूडिंग लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, लेटर्स टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड लेटर्स टू न्यूज़पेपर्स। अब ये आपने अभी पॉइंट नोट किए थे, अब कुछ बात समझ में आ रही है क्या। सोशल लेटर एक कैटेगरी है जिसके अंतर्गत
दो नीचे आपके पास टुकड़े करे हैं फ्रेंड लेटर्स और बोलो नोट्स ऑफ इनविटेशन, दोनों किसमें शामिल हैं? ये सोशल लेटर में ही है। फिर हमने देखा बिजनेस लेटर, यहां तो क्या किताब में नंबर डला हुआ था, नंबर 1 नंबर 2। बिजनेस के नीचे ऐसे नंबर डले हुए नहीं है, पर आप पाएंगे ये जो लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन है ये भी इस बिजनेस लेटर में ही है। फर्दर ऑफिशियल लेटर है ये भी बिजनेस लेटर में ही है, और लेटर्स टू न्यूज पेपर भी इसी में ही है। ये मोर है वो एक्स्ट्रा में है। यहां पंक्ति लिखे बिजनेस के, लिखो सामने लिखा पड़ा है बिजनेस लेटर्स में इंक्लूडिंग क्या होता है। अरे पन्ने पलटने नहीं उल्लू, अब पन्ने पहले पलटवा दी, अब तो यहीं पे खड़े खड़े सारा काम हो रहा है। लेटर, बिजनेस लेटर में क्या लिखा हुआ है? लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, लेटर्स टू गवर्नमेंट ऑफिस, ये ना ऑफिशियल लेटर वाली चीज आ गई है। लेटर्स टू न्यूज पेपर, यानी कि बिजनेस लेटर के 3 टुकड़े कर दिए और सोशल लेटर के 2 टुकड़े कर दिए, और ऐसे ही पूरे चैप्टर में फिर बीच में सैंपल दिखाते 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 पूरा चैप्टर फ्रेम हो गया। तो पूरे चैप्टर की फ्रेमिंग कैसे है? 2 पहले टुकड़े किए और फिर 2 यहां कर दिए। पहले तो बता रखा है फॉर्म्स ऑफ लेटर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर। क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर के 2 चीजें हैं, इसके अंदर ये 2 चीजें हैं, सोशल और बिजनेस। सोशल में 2 चीजें, इसमें ये 2 चीजें। ऐसे इतना सा चैप्टर है पूरा। तो बीच में ये जो सारे पेज हैं वो ओनली उस फॉर्मेट के एग्जाम्पल्स में चले हुए हैं। एक तो मैं इस टॉपिक में मुझे जो सिखाने में वाली बात है 2 मिनट बाद में आता हूं। पहले तो मैं आपको यहां से एक बात बता देता हूं कि आपको किताबें पढ़नी कैसे नहीं आती हैं। ऐसे किताबें पढ़नी नहीं आती, किताब कैसे पढ़ी जाती है, चैप्टर कैसे पढ़ा जाता है। आपसे कहा जाता है कि साहब ये तुम्हारा चैप्टर पढ़ लो, लेटर राइटिंग वाला। हाँ जी पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ते पता है आप ऐसे पढ़ते हैं, चैप्टर चालू किया, एवरी एजुकेटेड पर्सन, अंडरलाइन कर लिया, काला कर लिया, पीला कर लिया, फिर अगला पन्ना पलट लिया, फिर अगला पन्ना पलट लिया। अरे बारे सलटा कोई नहीं क्यों 50 पन्ना क्या पलटी जाए, तो 1.5 तो पन्ना तो पढ़ियो, बर्बाद दे पढ़ी इसको काल पढ़िया। तो इसका बनेगा कि आपकी सारी आपने जो घंटा 1.5 घंटा ही पढ़ाना, पूरी आपकी एनर्जी वेस्ट हो चुकी है, जीरो आउटपुट मिलने वाला है, पढ़ने का सलीका नहीं आता। किताब ऐसे नहीं पढ़ी जाती। किताब कैसे पढ़ी जाती है? पहले उसका होल पढ़ा जाता है, पहले पूरे चैप्टर का होल देखो, और तुम चालू होते सीधे पार्ट से, एवरी एजुकेटेड पर्सन, ये लाइन आ गई, कर लियो, अंडरलाइन कर लियो, तो आपके दिमाग में इमेज ही नहीं बनती है। तुम पढ़े जा रहे हो, पेज पलटे जा रहे हो, अंडरलाइन कर लिए, काला कर लिए, नोट्स बना ले बजाते से, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत गधा पढ़ाई, ये गधा पढ़ाई। जैसे गधा बापड़ा बहुत मेहनत करता है, सुबह चालू होता है शाम तक, ये बड़ा चाय पत्ती खा के गुजार के करता है, और घोड़ा कोई मेहनत नहीं करता है, पर घोड़ा घोड़ा होता है। तो स्मार्ट पढ़ाई करना, गधा पढ़ाई नहीं करना। ये होता है ना मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। अरे मेहनत करने का मेहनत बापड़ा गधा बहुत मेहनत करता है। मैथ से पार नहीं पड़ती है, अक्कल वाली मेहनत करनी पड़ती है। अब बात यहां से ये हुई कि पहले आपको पूरा चैप्टर का ऐसे दिमाग में फ्रेम होना चाहिए कि साहब पूरा ऐसे हर चैप्टर की कहानी है। ऐसे किताब कैसे पढ़ते हैं? अगर ये किताब है तो पहले पूरी किताब का ओवरव्यू आना चाहिए, पहले ओवरव्यू कंप्लीट। जैसे पूरी किताब अगर आप कोई भी किताब परचेज करते हैं ना, तो हमें ऐसे किताब ऐसे नहीं पढ़ जाती है, पहला पन्ना पढ़ना चालू कर दिया जी, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। किताब पढ़ना होती है तो किताब का सबसे पहले पढ़ा जाता है प्रेफिस, पढ़ा जाता है। किताब जो है उसमें सबसे पहले पढ़ा जाता है प्रेफिस, 1 पेज होता है, इसको पढ़ते हैं सबसे पहले किताब जब पढ़ते हैं तो। प्रेफिस पढ़ने के बाद में, प्रेफिस तभी पहले लिखा होता है, और प्रेफिस पढ़ने के बाद में कंटेंट्स के दर्शन करते हो। चाहो तो पहले कंटेंट थोड़ा बहुत कंटेंट देख लो और फिर किताब ये प्रेफिस जरूर पढ़ लो। ऐसे चैप्टर हम नहीं पढ़ देते हैं। हमें तो आज तक भी किताब का प्रेफिस पढ़ा ही नहीं किसी का, दुनिया में किसी का भी नहीं प्रेफिस पढ़ा होगा आपने। तो प्रेफिस में ये लिखा होता है ये किताब किस लिए बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, किस पर्पस से बनाई गई है, इसको बनाने के पीछे क्या सोच रही है, क्या चीजें रही है। तो हमारे पास किताब भी नहीं है, पढ़ गया सिर्फ पढ़ो गया। तुम तो गाइड पढ़ते हो, गाइड को प्रेफिस आता ही नहीं है। प्रेफिस किताब में आते हैं, बुक में आते हैं। तुम्हें तो अच्छी लगती है फलानी च्यवन प्रकाश प्रकाशन अच्छा लगता है, खा लो च्यवन प्रकाश। हाँ जी, हालांकि इस किताब का प्रेफिस इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल प्रेफिस बाद में शिफ्ट हो चुका था, ये बाद में एडिटिंग करके लिखा। ये प्रेफिस लिखा ही नीचे किसने है?
एन डी प्रसाद राव का लिखा हुआ ओरिजिनल उसका प्रेफेस में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस वाले किताब को इतना कोई बड़ा अच्छा कोई प्रेफेस आपको बातें नहीं मिलेंगी, पर जो और बाकी किताबें होती हैं उनके प्रेफेस में सूचनाएं मिलती हैं। तो पहले प्रेफेस पढ़ा जाता है, बाद में कंटेंट्स देखे जाते हैं, और बाद में कंटेंट्स को पूरा करके उस पूरी की पूरी किताब की कैसी स्ट्रक्चर है उसका दिमाग में एक होल बनता है, और फिर आप उसमें चैप्टर में जाते हो। फिर चैप्टर में गया यानी हर चैप्टर अपने आप में फिर एक होल है, पहले पूरी किताब होल है तो चैप्टर्स पार्ट्स हैं, फिर हमने एक चैप्टर खोले जैसे ये, तो ये पूरा चैप्टर अपने आप में क्या है, अब ये एक होल है, तो पहले इस पूरे चैप्टर का होल जनरेट करोगे, इस होल में से ये अपने आप में एक पार्ट है सोशल लेटर, इस सोशल लेटर के अंतर्गत फिर ये अपने आप में पूरा एक होल है, हर पार्ट अपने आप में एक होल है, वो किसी बड़े होल का पार्ट है। तो ये ऐसे है, अब ये जो है इसका पार्ट है, ये पूरा मिला के इसके पार्ट में, सारा मिला के लेटर चैप्टर के पार्ट में, पूरी चैप्टर है वो किताब के पार्ट में। चलो ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको थोड़ा हल्का सा हिंट कर दिया हूं चीजें कैसे देखी जाती हैं। अब हम इस मूल वाली बात पे लौट के आते हैं, हमें तो वो हर और वो वाली बात सीखनी थी, तो अब आप किताब में इस सोशल लेटर वाले में इस पॉइंट पे पहुंच जाओ, नोट्स ऑफ इनविटेशन वाले पेज पे पहुंच जाओ अपने आप। अब अभी आपने पेनेबल ने पलट के देखे थे, वन 141 एक्सरसाइज के जस्ट आगे आ जाना, एक्सरसाइज 141 के आगे लिखा हुआ है नोट्स ऑफ इनविटेशन। अब गौर करना जी, पंक्ति पढ़ रहा हूं, या पहले पंक्ति पढ़ने के पहले तो बता दो, यहाँ पे ये इन्होंने एक पेज का मैटर बड़ा मैटर नहीं है, ये कैसे अरेंज किया गया है, फॉर्मल नोट ऑफ इनविटेशन दिख रहा है नीचे, एक सिंपल है जिसमें फॉर्मल नोट ऑफ इनविटेशन है। इस फॉर्मल के जवाब दो हो सकते हैं, या तो भाई मैं आऊंगा और या हम नहीं आ पाएंगे, तो जवाब दो हैं, या तो फॉर्मल नोट ऑफ एक्सेप्टेंस या फॉर्मल नोट ऑफ रिफ्यूजल। इनविटेशन भेजा तो या तो आप उसकी क्या करेंगे एक्सेप्टेंस, या आप क्या करेंगे रिफ्यूजल। फिर नीचे इनफॉर्मल नोट ऑफ इनविटेशन, और इनफॉर्मल में फिर दो बातें होंगी, या तो क्या होगा एक्सेप्टेंस होगा इनफॉर्मल का, और ये अगले पे क्या लिखा है इनफॉर्मल का क्या होगा रिफ्यूजल। ऐसे 6 बिंदु समझ में आए कैसे हुए, फॉर्मल, फिर फॉर्मल, तो एक बात तो क्या किया फॉर्मल में आपने, एक दफा तो पहले तो क्या है फॉर्मल का इनविटेशन, और बाद में इसका एक तो इसका क्या हो सकता है एक्सेप्टेंस, अथवा इसका क्या हो सकता है रिफ्यूजल। ऐसे ही पहले इनफॉर्मली आप क्या करेंगे किसी को इनवाइट, और फिर अगले वाला जो इसको इनवाइट किया गया है वो हमें क्या करेगा रिप्लाई, या तो एक्सेप्टेंस में कर देगा या किस में कर देगा रिफ्यूजल में कर देगा। ऐसे 6 बिंदु हैं। अब ऊपर क्या हेडिंग वापस जाना ऊपर ऊपर जहां पे ये हेडिंग चालू होता है नोट्स ऑफ इनविटेशन, ए फॉर्मल इनविटेशन। ए फॉर्मल इनविटेशन इज जनरली रिटन इन द थर्ड पर्सन। फॉर्मल वाला जो है वो किस में लिखा जाता है थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। एंड शुड कंटेन, और इसमें कोई हेडिंग नहीं होते, सैल्यूटेशन नहीं होता, कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं होते, ये जो चीजें हैं वो लेटर राइटिंग में आप पढ़ लोगे समझ में आपको आगे आ जाएंगी। अब मैं सीधा जैसे एग्जाम्पल दिखा देता हूं। फॉर्मल नोट ऑफ इनविटेशन क्या है, मिस्टर एंड मिसिज वी ए पोल रिक्वेस्ट टू द प्लेजर ऑफ मिस्टर एम के गोपालन कंपनी एट डिनर ऑन फ्राइडे 14, जो भी डेट वेट वट एवर है। अब आप गौर करना, लेटर जो है इनवाइट करने वाले कौन है मिस्टर एंड मिसिज वी ए गोपाल। उन्होंने ये नहीं लिखा है कि वी इनवाइट यू, वी क्या होता है फर्स्ट पर्सन, और वी इनवाइट यू, यू क्या होता है सेकंड पर्सन ना जी। इनवाइट करने वाला भी अपने आप को वी फर्स्ट में नहीं कह रहा है, जिसको सामने वाले को सेकंड वाले को यू में नहीं कह रहा है। सामने कौन है, बुला किसको रहे हैं मिस्टर एम के गोपालन को बुला रहे हैं, जिसको बुलाया जा रहा है वो भी क्या है थर्ड पर्सन में लिखे हुए, और जो बुलाने वाले आमंत्रण करने वाले हैं वो भी किस में लिखे हैं थर्ड पर्सन में लिखे हैं। अब आप नीचे देखना, इनफॉर्मल में आना एक बार नीचे। इनफॉर्मल में क्या लिखा है विल यू, मिला ये प्रमिला वाला, विल यू गिव मी द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। इस बार मी क्या मुझे प्लेजर देंगे तुम्हारी कंपनी का। इस बार फर्स्ट पर्सन है अपने लिए और सामने वाले क्या है सेकंड पर्सन है।
तो मैं यहां से क्या कहना चाहता हूं, बात समझना। जब आप फॉर्मल तरीके से इनवाइट कर रहे हैं तो फॉर्मल इनविटेशन में कौन से पर्सन यूज किए गए हैं? थर्ड पर्सन यूज किए गए हैं। ये इसी बात का प्रमाण था कि जैसे आप रॉयल पर्सनेज को जब फॉर्मली एड्रेस करते हैं, उनको एड्रेस भी कैसे करते हैं? हिज हाईनेस और हर हाईनेस में एड्रेस किए जाते हैं, जो कि हमारी पोएम में हर मेंटल या हर थ्रोट ऐसे टर्म देखे गए थे। वो सीधा योर थ्रोट और योर मेंटल नहीं कहते हैं, फिर वो योर सेकंड पर्सन में अगर एड्रेस करेंगे सामने वाले को तो वो मामला फिर क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन की जुबान किस में आती है? इनफॉर्मल में आती है, और फॉर्मल में कैसी रहती है? थर्ड पर्सन। यहां इनवाइट करने वाला भी अपना नाम माई नहीं बोला है, वी नहीं बोला है, उसने अपना नाम भी मिस्टर मिस्टर जो भी लिखा वो लिख दिया है, और सामने वाले को भी नाम से ही कहा हुआ है, गोपालन गोपालन के नाम से कहा है। अब ये तो नाउन में लिखे हैं, अगर प्रोनाउन होते तो क्या होते? फिर ये ही सी दे में ही कहे जाते। तो ये जानकारी थी। हम्म। तो बात थी कि हमारे पास ये जो थर्ड पर्सन वाली बातें देखी हम लोगों ने इस जानकारी के संदर्भ में। अगली बात पे गौर करना, ऐसे एक और बार प्रोनाउन की बातें पूछूंगा आपसे। यहां जो आप लिखा पा रहे हैं, ये जो सेगमेंट है इवन हैड यू स्किल वाला, इस फुल स्टॉप तक का जो पार्ट है, इस पार्ट से लेके इस पार्ट जो मैंने रेड में ऐसे ब्लॉक बनाया है, फोरसूट तो कोई बड़ी चीज है नहीं, वो तो मैंने ऐसे पहले पूछा था, तो इसको हटा देते हैं। अब आप फरमाओ, इस इतने इतने पार्ट का मीनिंग क्या है? अपने आप दोबारा पढ़ लें, सेल्फ अपने लेवल पे एक बार मीनिंग पढ़ लें, इसमें क्या अर्थ है क्या नहीं है, फिर कुछ बातें पूछूंगा आपसे। हम्म। प्रश्न ये है कि एक तो ये जो यहाँ पे डबल कोमाज में लिखा हुआ मैटर है, जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, हियर यू मिस और देयर एक्सीड्स द एक्सीड मार्क, इनका स्पीकर कौन है और किससे कह रहा है? स्पीकर एनओए को मान के फिर पूरी पोएम में कौन है?
अगर मैं यहां पे डबल कोमा लगा देता हूं, जैसे मैंने आपको परसों शायद समझाया भी रहा होगा, कल परसों में, वहां पे, और पहले मैं यहाँ तो मैंने बंद भी कर रखी है ये, एक यहाँ पे ऐसे कोमा बंद कर देते हैं, एक कोमा यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहां से लेके यहां तक ये पूरी पोएम जो है ये अपने आप एक स्पीच है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? स्पीच होता है। तो ये पूरा स्पीच किसने किसको कहा है? ड्यूक ने कहा है। और ड्यूक किसको कहा है? टू द एनवॉय जो है उसको बोला है। अल्फोंसो द सेकंड है, वो निकोलस से कह रहे हैं। ये तो कौन है? अल्फोंसो द सेकंड है, और इसका आपने नाम पता कर रखा है, क्या है? निकोलस। तो यानी यहां पे जो भी कुछ है ये सारा का सारा ड्यूक के मुंह से ऐसे बुला हुआ है, लेकिन बीच में इस डबल कोमा से उस डबल कोमा के पूरे पोएम के बीच में एक बार यहां हमारे पास देखो ये डबल कोमा आ जाए थे, है ना? ये यहां आए हैं, ये इतना इतने में कौन किससे बोला हुआ है? पूरे के अंदर बीच में फिर कोमा आए, तो इस समय इस कोमा के बीच वाले स्टेटमेंट में कौन किससे बोला होगा? यहां लिखा है फ्रा पेंडोल्फ को शायद ये कहने का मौका मिला होगा। किससे मिला होगा? डचेस को कहने का। तो इस बीच वाली कोमा वाली जानकारी का स्पीकर जो है, इतने इतने वर्ड्स का, इतने इतने शब्दों का जो स्पीकर है वो कौन है? वो फ्रा पेंडोल्फ है, जो कि डचेस से कहा है। ये पूरी की पूरी एज इट इज अक्षर से कोट करके इसने इसको सुना दी है। क्लियर? इस तरह से मेरा प्रश्न यहां पे है कि पूरी पोएम में तो ड्यूक है वो निकोलस से कह रहा है, इस कोमा से इस कोमा के जो बीच में है वर्ड है जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्कस मी, बिल्कुल ये वाली अथवा वह वाली बात तुम्हारे में मेरे को नागवार गुजरती है। हियर यू मिस, यहां तुम कुछ कहीं मिस कर जाती हो, यहां तुम एक्सीड ही कर जाती हो, ऐसा कुछ। ये यू कौन हुआ? डचेस। तो स्पीकर कौन है? तो जब ड्यू की स्पीकर है तो फिर यहां पे डबल कोमा की जरूरत क्या पड़ी? जब ड्यू की स्पीकर तो ड्यू की बोलेगा। हाँ ठीक है, अगर मेरे में स्पीच क्वालिटी होती तो मैं ये कहता है तुम ये कहते। ये तो कन्फर्म है यू है वो डचेस है। तुम्हारे व्यवहार किसका बताया गया है? डचेस का। डचेस वाले व्यवहार में मुझे ये वाली या तो दिस या तो ये बताओ, ये दिस और दैट दो बार क्यों लिखा? दिस और दैट क्यों लिखा है? वो हिंदी तो मेरे को आती है, ये और वो। ये और वो दो ऐसे क्यों बोला है? ये और वो क्यों बोला है? तो फिर दीज कर देता, दीज ज्यादा है, दीज और दोज ठीक था। तो बहुत सारे में बहुवचन होता है ना, दीज और दोज। वो तो लिखा ही आगे है, वो तो इस सेमीकोलन के आगे लिखा है, मिस कर दिया, एक्सीड कर दिया। हम तो यहीं अटक गए, शुरुआत में अटक गए, दिस और दैट में ही अटक गए। अरे दिस और दैट का अंतर क्या होता है? पास और नजदीक। ये अच्छा बताया हो। दिस तो होता है पास और दैट होता है नजदीक। हाँ हमेशा यहाँ उकल चुकल क्या हो जाए अपने सागे, एक आदमी पर तो हो जाए अपन नित का हो जाए। ये पूरा आपका ऐसे पूरा बाई डिजाइन बोलते हो आप भी। ये पूरा बाई डिजाइन प्लान है ये। अरे बार है, यानी मैं डरावना हूं? ओ कॉम्पिटेंस ज्यादा है। कम नहीं। कोई नहीं। हाँ बात समझो। दिस और दैट का मीनिंग है दिस माने नजदीक है, दैट माने दूर है। तो बात को आपको यह समझनी है कि दिस और दैट नजदीक और दूर के मीनिंग केवल प्लेस में नहीं होते हैं, टाइम में भी होते हैं। ये लोकेटिव ही नहीं होते हैं, बल्कि टेम्पोरल भी डिस्टेंस होती है। जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने कह दिया यहां पे, जैसे ये नजदीक मेरे कोई बैठने का, दिस बॉय, मेरे को दैट बॉय,
ये तो हो गया फिजिकल डिस्टेंस, दूरी, स्थानवाचक। और एक मैं बोलता हूं दिस ईयर, दैट ईयर, इस साल, उस साल। तो ये वाला कहानी है। दिस और दैट मानी कुछ प्रेजेंट की चीजें और कुछ पास्ट की चीजें। दिस का मीनिंग है कि अभी कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जो लेटेस्ट क्या हैं, मेरे को तुम्हारा व्यवहार ने डिस्गस्ट किया है, परेशान किया है, दुखी किया है। और कुछ दैट, और कुछ बातें तुम्हारी कल वाली, परसों वाली, बीते दिनों की कुछ बातें भी हैं। तो दिस का यहां मीनिंग है प्रेजेंट टाइम का, और दैट का मीनिंग है पास्ट टाइम से। ये नजदीक दूर तो है, पर ये नजदीक दूर का जनरली आपके दिमाग में ये है कि दिस और दैट का मीनिंग, नजदीक का मीनिंग होता है स्थान से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिस और दैट नजदीक है, वो स्थान वाले तो होते ही होते हैं, समय वाले के हिसाब से भी होते हैं। तो ये हमारा टाइम के हिसाब से है कि कुछ वर्तमान की चीजें मुझे डिस्कस की हैं, कुछ पुरानी चीजें डिस्कस की हैं। चलिए आगे, एंड से, एंड से। अब आप ये बताइए, इस से वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो आपको अगर पता लग जाएगा तो आपको सवाल का उत्तर आ जाएगा कि कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है। ये तो पता है, यू यानी यहां पे कौन है, डचेस से बोल रहा है, ये तो कन्फर्म है। इन इतने शब्दों की लिसनर इन वर्ड्स में किसे बनाया गया है, डचेस को बनाया गया है। इतने वर्ड्स में कौन है, डचेस है, वो हमारी लिसनर बनी हुई है। लिसनर कौन यहां पे बनाई गई है, डचेस। मेरा प्रश्न है इतने शब्दों का स्पीकर कौन है। तो आप इस से का सब्जेक्ट ढूंढ लो और बता दो। सेंटेंस को देखो, मैसेंजर है, वाई नॉट द ड्यूक। अच्छा, ये आपके मन घड़ंत जो हैं अर्थ हैं, या फिर इस लाइन में कहीं लिखा हुआ है। मैं आपके, मेरा इंटरेस्ट है कि आप थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दें, एक बार ग्रामेटिकल दृष्टि से ध्यान दें। मैंने आपको कहा कि ये वर्ब है, ये वर्ब है, तो इस वर्ब का कोई ना कोई क्या है, सब्जेक्ट भी है। वो सब्जेक्ट बता दो मेरे को ढूंढ के बस। इवन हैड यू, इस यू का तो ये हो गया वर्ब, ये एस भी में एग्रीमेंट हो गया ना। अगर जितनी बार टेंस की वर्ब आएंगी उतनी बार क्या होगा, उतनी बार एग्रीमेंट किससे होगा, के साथ होगा। तो इस वाली वर्ब को तो कौन मिल गया, ये एस मिल गया। हैड और यू के बीच में एग्रीमेंट, तो दैट्स ओके। तो लिखा है इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नोट, इस आई को हैव मिल गया। ये तो है ही वर्ब इन्फिनिटिव का चक्कर ही नहीं है, टू वाले को तो कोई एग्रीमेंट का लफड़ा है नहीं। तो यहां पर है नहीं, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एंड व्हेन, एंड से। अब आ गया सबसे, हमने कहा कि एंड वाले जो होते हैं, एंड में अगर एक क्लोज पहले है और एक क्लोज बाद में है, तो बाद वाला जो क्लोज है उसकी जो वर्ब है उसके पहले एस अगर इधर वाला कॉमन होता है तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात जानते हो ना। ऐसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, आई हैव ए कार एंड हैव ए स्कूटर। तो इस एंड के इधर एक क्लोज और ये इधर हैव ए स्कूटर वाला क्लोज, इस वर्ब का कौन सब्जेक्ट होगा, आराम से पता लग रहा है, ये आई यहां है, ये तो इजीली पता लग रहा है। ऐसी भांति मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस एंड के यहां पर पहले ये एक क्लोज है, इस एंड के पहले ये इतना क्लोज है जी, है कि नहीं है, और इस एंड के बाद में ये वाली कहानी चालू होती है। तो आप बताइए यहां पर इस वी का एस इधर से कोई ना कोई है, वही तो कॉमन है जो रिपीट नहीं किया गया है, आई। ये आई वाला
या ये यू, कौन सा कॉमन मानो? इस यू को यहां लेके आओगे या इस आई को लेके आओगे, ये सवाल है। उधर से आई कह रहे हैं, इधर से यू कह रहे हैं। उत्तर तो मैं बता सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है ये क्या उत्तर आने वाला है, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप रटने नहीं, खुद आपके पता होना चाहिए कि चीजें क्यों आई। इस बहाने आप लैंग्वेज सीख पाओगे, भाषा में चीजें कैसे करती हैं काम। आज आप क्या उत्तर कह रहे थे? यू ही है, वाई यू, ये करें, ये यू है, वो यू यहां पे रिपीट है। तो ये तो यू हो गया, ये तो पीछे वाले क्लोज में है, पीछे वाले क्लोज में यू भी होगा, और भी सब कुछ होगा, हम तो इसके इस एंड के आगे वाले क्लोज की बात कर रहे हैं। तो मैं तो पता नहीं आपकी बात को बस समझ नहीं पाया हूँ, जो भी है, या तो हो सकता है आप समझा नहीं पा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या आप कोई बहुत ज्यादा उसको उलझा के बता रहे हैं। सीधी सी बात इतनी सी है, ये जो इस हाइफन के बीच में लिखा होता है, इसका क्या मतलब है? वाई दीज हाइफन्स, ये डैश क्यों लगे हैं दोनों तरफ? जो है ऐसे डैशेस लगे हैं, हाइफन्स लगे हैं, इन्हों क्या बोलते हैं? डैश बोलते हैं, कोई बात नहीं। देखो, पैरेंथेसिस एक टर्म होता है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस सिंगुलर वर्ड होता है, और उस एस आई एस वो है सिंगुलर, और उसको एस ई एस कर देने पे हो जाता है प्लूरल। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट्स, या दो कोमाज, या दो हाइफन्स, ये जो संकेत हैं ये तीनों मिला के, इनमें से इसको भी कहेंगे पैरेंथेसिस, ये भी पैरेंथेसिस, ये भी पैरेंथेसिस। फिर नया सवाल आपके मन में, तब ये तो ब्रैकेट्स हैं सर, ये तो कोमाज हैं, और ये हाइफन्स हैं। हाँ, इसका अपना नाम हाइफन जी है, इसका अपना नाम कोमाज है, इसका अपना नाम ब्रैकेट्स है, और ये तीनों कलेक्टिवली मिला के पैरेंथेसिस हैं। नहीं, पैरेंथेसिस एक जनरल वर्ड है, इसको यूं मानिए कि मैं कहूं कि साहब ये महिला है, वो पुरुष है, ये तो अलग अलग है, पर ये इंसान तो हैं, यानी हर महिला इंसान है, हर पुरुष इंसान है। वैसे दो ऐसे ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो ये ब्रैकेट्स तो अपने, इनका अपना छोटा नाम, स्पेसिफिक नाम तो ब्रैकेट्स है, पर ये बड़े में पैरेंथेसिस हैं। इनका अपना नाम दो कोमाज हैं, पर ये बड़े में पैरेंथेसिस हैं, और इनका अपना नाम तो हाइफन है, पर ये बड़े में पैरेंथेसिस हैं। परंतु उसमें ना सिंगल कोमा पैरेंथेसिस नहीं होती, सिंगल कोमा पैरेंथेसिस नहीं है, सिंगल आपका हाइफन है वो पैरेंथेसिस नहीं है, और ऐसे एक तरफा ब्रैकेट लगा दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये पैरेंथेसिस नहीं है, ये पूरा ग्रुप है, ये दोनों इकट्ठे होने चाहिए। और ये भी कब कहलाएंगे? जब इनके बीच में, अब यहां पे इस ब्रैकेट में यहां कुछ बात लिखी होगी, इस दोनों कोमा के मध्य कोई बात लिखी होगी, इन दोनों हाइफन के बीच में कोई बात लिखी होगी। ये वाली जो बातें होती हैं, ये बातें कैसी बातें हैं? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, ये मूल बात नहीं होती है। ये सारी बातें कैसी होती हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। इसको आप ब्रैकेट वाली बात को उड़ा लो, छोड़ दो, चाहिए सीधा पढ़ के देखो तो सीधा सीधा सेंटेंस लिंक होता है। आपके पास, मेरे पास तो पोएम फिलहाल है नहीं, आपके पास उसमें कॉपी में है, पोएम निकालना वेस्ट विंड वाली, फटाफट पन्ने पलटो, पीछे आपके टेक्स्ट के, पोएट्री जो टेक्स्ट हमारे हाथ में है उसमें वेस्ट विंड वाली पोएम देखना एक बार। और वेस्ट विंड वाली पोएम जो है, इसमें जो पहला कैंटो है, उसमें जो तीसरा पार्ट में जब वो स्प्रिंग वाली बातें चालू होती हैं, दाइन अजूर सिस्टर सेल ब्लो हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, दिख रहा है वो। अब आप याद करेंगे वहां पे नीचे जब आती है बातें, तो ड्राइव जो बर्ड्स वाली बीच में दिख रही है बात, ब्रैकेट्स वाली, ड्राइव स्वीट बर्ड्स लाइक द फ्लॉक्स फीड इन एयर,
पहला कैंटो नहीं मिला आपको? हाँ मिला ना। तब आप यहां पढ़ेंगे फिल। इसके ड्राइव के जस्ट ऊपर वाली पंक्ति में आखिरी वर्ड क्या लिखा हुआ है? फिल लिखा हुआ है। तो फिल को ऐसे थोड़ी पढ़ोगे, फिल ड्राइव द स्वीट बर्ड्स लाइक। अगर आपको मीनिंग समझना है तो ब्रैकेट वाली बात को छोड़ो, ये ब्रैकेट्स के मध्य जो लिखा हुआ है, अब बात सुनना, दोनों जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं ये ब्रैकेट्स तो क्या कहलाएंगे? इन ब्रैकेट जो पंक्चुएशन साइन है इनका नाम तो क्या है? पैरेंथेसिस। और इनके बीच में जो बात लिखी होती है वो होती है पैरेंथेटिकल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा जानकारी। मैंने कहा सरल भाषा में, इसके लिए टेक्निकली क्या कहा जाएगा? पैरेंथेटिकल इंफॉर्मेशन। तो जो कोमाज हैं, ये जो डबल कोमाज लगी हैं, इन कोमाज का नाम तो है पैरेंथेसिस, और जो बीच में जानकारी लिखी है उसका नाम है पैरेंथेटिकल इंफॉर्मेशन, अर्थात एक्स्ट्रा जानकारी हो गई। पैरेंथेसिस के मध्य में लिखी हुई जानकारी पैरेंथेटिकल जानकारी कहलाती है, यानी कि एडिशनल जानकारी। एडिशनल कह दो, एक्स्ट्रा कह दो सरल भाषा में, अर्थात इसको उड़ा सकते हो। तब आप पीछे आगे के लिंक को पढ़ के देखना, तो आपको वो जो वेस्टविंड वाली पोएम की पंक्ति यूं समझ में आएगी, फिल, और अब वो छोड़ो बीच में और नीचे पढ़ोगे विद। फिल और फिद का नीचे लिंक है फिल विद लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स, प्लेन्स एंड हिल्स। तो फिल विद के साथ लिंक है, फिल ड्राइव के साथ कनेक्टेड नहीं है, यानी पूरा बीच वाला पार्ट उड़ाओगे तो सीधा सेंटेंस ग्रामेटिकल जनरेट हो जाएगा फिल विद ऐसे करके। ये बात समझ में आई कुछ? ये मैंने उस पोएम से दिखाया कि जो ब्रैकेटेड पैरेंथेसिस तुम्हारे पास है। ऐसे ही यहां पर हमारे पास देखिएगा ये वाला पार्ट, ये जो लिखा है हाउ शैल आई से, ये दो पैरेंथेसिस के बीच में लिखा हुआ है। ये दो पैरेंथेसिस है, ये दोनों पैरेंथेसिस मिला के हो गए पैरेंथेसिस। तो ये जो पार्ट है हाउ शैल आई से, ये आपका क्या है? एक्स्ट्रा जानकारी। ये इसको उड़ाओ, और इसको अगर आपको सीधा ग्रामेटिकल सेंटेंस बनाना है तो ऐसे बनाया जाएगा, शी हैड ए हार्ट टू ई सून मेड ग्लेड टू इजीली इंप्रेस्ड एंड लाइक। यहां रुक गया, यहां पे ब्रेक आ गया। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? इसको छोड़ो, हटाओगे और ऐसे पढ़ोगे, शी हैड ए हार्ट, उसके पास दिल था। कैसा दिल था? दिल था, वो दिल कैसा था? टू सून मेड ग्लेड, टू इजीली इंप्रेस्ड होने वाला हार्ट था उसके पास। तो ये जो आपका टू सून मेड ग्लेड है वो इस हार्ट के साथ चिपका हुआ है, बीच में उसने अपने वर्ड घुसा दिए। मैं ऐसा कहना, मुझे ऐसा कह देना चाहिए क्या? मैं बीच में एक सवाल और पूछ लेता हूं, वापस बात को हम जोड़ लेंगे आगे। इस शैल का क्या मतलब है? इस शैल की हिंदी ट्रांसलेशन बताओ। हाउ शैल आई से, मुझे ऐसा कहना होगा, मैं ऐसा कहूंगा, या मैं प्रश्नवाचक है, सॉरी। तो मैं कैसे कहूंगा, अवन कैसे, मैं कैसे कहूंगा, ऐसा ये मीनिंग है, मैं कैसे कहूंगा उसके पास दिल था, इजीली इंप्रेस होने वाला, खुश होने वाला। कहूंगा हिंदी में गा गे गी, फ्यूचर वाला हिंदी मीनिंग शैल में है, आई शैल गा। या दूसरा मैं ग्रामर पूछ लेता हूं, ये शैल मॉडल है, तो इस मॉडल में कौन सा अर्थ निहित है? शैल, मुझे ना जैसे आप पढ़ते हो कैन में एबिलिटी होती है, उसमें क्या है, संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, ऐसे शैल में क्या क्या गुण होते हैं, इनमें से कौन सा गुण यहां पे है? परमिशन। चलो कोई बात नहीं। आपने एक पोएम पढ़ी होगी बीए पार्ट 1 में, अधिकांश ने पढ़ी होती मेरे ख्याल में, हो सकता है नहीं भी पढ़ी हो किसी ने। विलियम शेक्सपियर का सोनेट आता है, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, सुना? शैल आई
कंपेयर दी टू ए समझ डे। इसका हिंदी ट्रांसलेशन इंट्रोगेटिव वाक्य तो है ही है ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये मैन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये एडवर्बियल है। इस चीज से तुलना करनी है। ये बताओ आप, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? क्या मैं तुम्हारी तुलना ग्रीष्म ऋतु के दिन से करूंगा? क्या मैं तुम्हारी तुलना ग्रीष्म ऋतु के दिन से करूंगा? ऐसा मीनिंग है? क्या मीनिंग है फिर? कर सकता हूं। चाहिए है ये। क्या मुझे तुम्हारी तुलना समर डे से कर लेनी चाहिए? ऐसे ही आपके पास ऐसा सा कुछ मीनिंग यहां पे है क्या? हाउ शैल आई से, क्या मुझे ऐसा कह देना चाहिए? नया सवाल। सब सेल में चाहिए होता है, फिर शुड किस काम आता बापड़ा? हम तो शुड को चाहिए करे हैं। शुड मानी चाहिए कि सेल मानी चाहिए? दोनों मानी चाहिए। ये बताओ, सजेशन के लिए, सुझाव के लिए कौन सी मॉडल बनी है हमारे लिए? ऐसे आ जाए सुझाव, सजेशन के लिए मॉडल बताइए, कैन कुड मे माइट में से क्या आंसर करेंगे? शुड करेंगे। अगर शैल हो जाए तो चलो ठीक है, दर्शन करते हैं। किताब खोलो। मॉडल निकालिए, शैल वाला आइए। बुक 1 में चैप्टर निकालिए मॉडल वाला। ऑक्सिलरीज एंड मॉडल लिखा हुआ चैप्टर का नाम मिलेगा। 31 32 कहीं मिलेगा। 32। हाँ जी मिला। इस पे एक दो पन्ने पलट के शैल पे आ जाओ। पहले शुरू में कैन कुड मे माइट के हैं, बाद में शैल विल शुड वाले हैं। तो शैल पे पहुंच गए होंगे। आपके पास जो है राइट हैंड पेज के ऊपर शैल आया गया होगा। उसमें शैल के यूज कितने बता रखे हैं तुम्हारे? 2-3 यूज हैं क्या शैल के? तो मैं कितना दे रहा। और इसमें शैल वालों में ये, हाँ, शैल में 311 में आखिरी एग्जाम्पल देखो, वेयर शैल वी गो। 311 के पॉइंट का लास्ट एग्जाम्पल क्या है? क्वेश्चन विद शैल आई और शैल वी। ऊपर मैं पढ़ रहा हूं भाषा। इंट्रोगेटिव चीजें होती हैं जो शैल आई, यह है शैल आई कंपेयर दी, या वो भविष्य में वी भी हो सकता है। तो शैल आई या शैल वी के जो इंट्रोगेटिव वाली चीजें हैं, आर यूज टू आस्क द विल ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड। जिस व्यक्ति को एड्रेस करते हैं, सामने वाला जो एड्रेसी होता है उसकी विल जानने के लिए काम में लेते हैं। विल जानने के लिए 3 तरह से बातें कर सकते। शैल आई ओपन द डोर, इसकी हिंदी ये नहीं है क्या मैं दरवाजा खोलूंगा, ऐसा हिंदी नहीं है। और विच पेन शैल आई बाई, मैं कौन सा पेन खरीदूंगा, ये हिंदी नहीं है इसकी। और वेयर शैल वी गो, हम कहां जाएंगे, इसकी ये हिंदी नहीं है। इनकी हिंदी है चाहिए के भाव में, शैल आई ओपन द डोर, क्या मुझे दरवाजा खोल देना चाहिए, यानी सामने वाले व्यक्ति की राय जानना चाहते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है। डू यू वॉन्ट मी टू ओपन इट, यानी डू यू, सामने वो जो यू है उस एड्रेस से कहे क्या तुम चाहते हो कि दरवाजा मैं खोल दूं। विच पेन शैल आई बाई, मुझे कौन सा पेन लेना चाहिए, यानी कि आप ये कह रहे हैं विच इज, तुम्हारी क्या एडवाइस, इसमें क्या सलाह, एडवाइस में चाहिए आता भाई एडवाइस। और वेयर शैल वी गो, हमें कहां जाना चाहिए, यानी तुम्हारा क्या राय है, तुम्हारा क्या सुझाव है, तुम्हारा क्या मत है, व्हाट इज योर सजेशन। तो आप देखिए एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए भी शैल आया इंट्रोगेटिव वाक्य में भाई, है ना।
तो फिर क्या अंतर है शुड में और शैल वाले सजेशन में? शैल के सजेशन में शुड के सजेशन में फर्क क्या है? शुड वाले में सुझाव दिए जाते हैं और शैल वाले में सुझाव पूछे जाते हैं। तो जो मैंने पूछा कि सजेशन में क्या है, तो सजेशन की पूरी मैंने बात याद ही लिखी है। ये एक तो होता है टू टेक सजेशन और एक होता है टू गिव सजेशन। टू टेक सजेशन शैल, टू गिव सजेशन शुड। हमारे तो हिंदी में क्या है कि सुझाव चाहे लो और चाहे दो, चाहिए काम आता है। हिंदी में एक ही वर्ड आता है चाहिए। क्या मुझे ये काम करना चाहिए, तो मैं सुझाव तुमसे ले रहा हूं। तुम्हें ये काम करना चाहिए, मैं तुमसे सुझाव दे रहा हूं। तो हिंदी में तो सुझाव चाहे देना हो और चाहे लेना हो, वो हिंदी में चाहिए से काम हो जाता है। अंग्रेजी में ज्ञान देना हो, किसी सुझाव देना हो, तब तो आप कहते हैं यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन काम करना चाहिए। रमेश शुड नॉट स्मोक, रमेश को स्मोक नहीं करना चाहिए। तो यहां रमेश को सुझाव दिया, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें स्मोक करना चाहिए, तुम्हें सुझाव दिया। लेकिन क्या मुझे स्मोक करना चाहिए? शैल आई स्मोक? इसका मीनिंग है कि भाई साहब तुम्हारी क्या राय इस वाले मामले में? शैल आई डू दिस वर्क, शैल आई बाय दिस पेन, इस तरह कहानी। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। तो यहां पे वो जो शेक्सपियर नाम के पोएट आई स्पीकर बने हैं, वो उस यू नाम का जो व्यक्ति है उससे पूछ रहे हैं क्या मेरे को तुम्हारी तुलना समर डे से करनी चाहिए, यानी इस मामले में तुम्हारी क्या राय है भाई, क्या तेरी तुलना कर दूं इससे? तू बता तेरा क्या ख्याल है, तो उसका ख्याल जानना है। तो ऊपर पंक्ति लिखी है, क्या लिखी है? टू आस्क द विल ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड, जिस पर्सन को एड्रेस करते हैं उसकी इच्छा जानने के लिए है। तो यहां ये एड्रेसी कौन है? यू, यू की इच्छा जानी गई है। हां जी, अब ये तो बीच में नहीं बात आई थी। तो यहां करें हाउ शैल आई से, क्या मुझे ऐसा कह देना चाहिए, यानी ये किसकी विल जानी गई है यहां पे? ये जो एनवॉय निकोलस है उससे कह रहे हैं कि क्या मुझे ऐसा कह देना चाहिए है भाई साहब सुनने वाले एनवॉय, कि वो लेडी जो थी वो हार्ट रखने वाली लेडी थी, वो बड़ी ही दिल था उसका, इजीली इंप्रेस हो जाने वाली, बड़ी जल्दी खुश हो जाने वाली, बड़ी हृदय की महिला थी। क्या मुझे ऐसा कह देना चाहिए? उसका तो उत्तर वो सोचेगा नहीं, पर हमें इसमें जवाब समझ में आ गया कि वो कहना चाहता है कि मैं तो ऐसा नहीं कहने वाला हूं। हमें वो उसकी वो बातों से समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, ये तो चलो बीच में बाई चांस शेल की बात आई, और इस बाई चांस शेल की बात से आपने मॉडल शेल का एक यूज सीख लिया जो दैट्स ओके। अब अपने वापस मूल बात पे आते हैं, पैरेंथेसिस पे। तो ये जो कोमाज लगी हुई हैं, ये दोनों कोमाज क्या कहलाएंगी? ये दो हाइफन, ये दोनों हाइफन क्या कहलाएंगे? पैरेंथेसिस। इनके बीच का ये इंट्रोगेटिव पार्ट क्या कहलाएगा? पैरेंथेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। अभी सवाल में है, यहां सूचना दी नहीं गई है बल्कि सवाल में पूछा गया है, जिसे क्या बोल देंगे? पैरेंथेटिकल क्वेश्चन है। और इसको आप उड़ा भी सकते हो, तो सेंटेंस सीधा ऐसे पढ़ा जाएगा, शी हैड ए हार्ट टू सून मैड ग्लेड टू इजीली इंप्रेस्ड। पैरेंथेसिस वाली बात को रिमूव करके मीनिंग कैसे पढ़ते, बात को समझ में आई? अब आपने उस सवाल पे आओ लौट के, जब अपना मूल सवाल था। मेरा सवाल यहां था, इन डबल कोमाज की पंक्तियों का स्पीकर कौन है? मैंने कहा था स्पीकर तो आपको पता लग जाएगा, अगर से का सब्जेक्ट पहचान लोगे पता लग जाएगा। अब से का सब्जेक्ट कौन है? पीछे वाले क्लोज में से कहीं है। पीछे वाले क्लोज में दो दो सब्जेक्ट आए हुए हैं, एक बार तो है वो यू है, वो हेड का है, और एक बार ये आई है, वो हैव का है। अब इस आई को यहां पे अज्यूम करोगे, यू को अज्यूम करोगे, ये संकट फंसा हुआ था। ये पता नहीं क्या क्या योर विल, पता नहीं क्या क्या रामायण गा रही थी, मेरे को समझ में नहीं आया इनकी बातें। तो अब आप बता दो, आपको मैंने हिंट कर दिया है कौन सब्जेक्ट हो सकता है। ये हाइफन वाली जो जानकारी है, ये तुम्हारे यहां पे जो हाइफन लगे हुए हैं, देखो ये मैंने हाइफन दिखा दी साहब मिटा के वो लाइन वाली, ये हाइफन लगे दिख रहे हैं। ये दोनों हाइफन के बीच वाली इतनी इतनी जानकारी कैसी हो जाएगी? ये बोलो, एक्स्ट्रा जानकारी है। इसको उड़ाओ, तो इसको तो हटा ही दो, मतलब ये है ही नहीं एक बार के लिए। तो सेंटेंस सीधा क्या बनेगा? Even had you skill in speech to make your will quite clear to such an one,
एंड अब बताओ इस पीछे वाले क्लोज में कौन सब्जेक्ट और वर्ब बचे? इसको उड़ा दोगे, ये लो इसको काट दे, मैंने काट दिया, ऐसे लाइन फेर दी। अगर ये रिमूव कर दिया गया है तो हमारे पास पीछे इस ये वर्ब के पास तो सब्जेक्ट है नहीं, तो किसके पास सब्जेक्ट है? यही हेड के पास है। इस हेड वाली वर्ब का यू क्या है? सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट तो ये यू ही यहां पे मौजूद है, और यू है उसके साथ में एस एस नहीं आता वर्ब में, हालांकि वो आई में भी नहीं आता, इसलिए वो आई को मानोगे तो भी तुम वर्ब से अनुमान नहीं लगा पाओगे। वर्ब यहां पे नहीं बता सकती, आपको ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर बता पाएगी जब आप। और यू कौन है? एनवॉय मैसेंजर निकोलस है। तो सवाल हुआ इन वर्ड्स जो डबल कोमा में यहां से यहां लिखे गए हैं, इनका वक्ता एज इट इज इस रूप में कौन है? बोलो, एनवॉय है। और इनकी लिसनर कौन है? डचेस है। अब बताओ साहब, क्या एनवॉय बोलता है क्या? तो साइलेंट ही है, तो फिर स्पीकर कैसे बन गया? एनवॉय तो स्पीकर कहां बन गया? वो तो पूरी पोएम में रहा ही साइलेंट है। हाँ, ये सब कल्पनाएं हैं, ये कंडीशन है। कंडीशन इफ हैड, मैंने कहा था अगर हैड पहले है, ये इफ है, कंडीशन है। तो मैं तुमसे कहूं, जैसे अभी आप सब लोग मेरे को सुन रहे हो और जैसे ये चुपचाप बैठे हैं, ये कुछ नहीं बोल रहे, और मैं इनसे बात कर रहा हूं, अगर तुम मेरी जगह हो तो तुम इन बच्चों को ऐसे कहो कि हे कबूतरों तुम किसी काम के नहीं हो। अब बताओ जी, हे कबूतर तुम किसी काम के नहीं हो, डबल कोमा में कहे गए शब्दों का वक्ता कौन? ये महिला है। ये तो बोली ही नहीं है बेचारी, ये तो बोली नहीं है, मैं ही बोल रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं अगर ये लेडी मेरी जगह होए तो ये ऐसे ऐसे बोले। तो ये वाली कहानी है कि यहां पर हम तो ग्रामेटिकल पैटर्न की कहानी कर रहे हैं। अब बात को समझना, बड़ा बेहतरीन सवाल क्या बनता है यहां? सवाल ये बनता है कि ऐसे ऐसे ये लाइन छप के आ जाती है, जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस मी, हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क। और फिर छाप देते हैं, हु इज द स्पीकर ऑफ दीज वर्ड्स, या दोनों बोलते हैं हु इज द स्पीकर एंड लिसनर ऑफ दीज वर्ड्स। इनके स्पीकर लिसनर कौन है? और ऑप्शन छाप देते हैं, ड्यूक एंड डचेस, डचेस एंड ड्यूक, ड्यूक एंड एनवॉय, एनवॉय एंड ड्यूक, एनवॉय एंड क्या डचेस, ऐसे कुछ भी नाम कर दिए। तो पहला ज्ञानी आदमी लगाता है, अरे भाई साहब ड्रामेटिक मोनोलॉग है यार, पता ही है ड्रामेटिक मोनोलॉग में तो स्पीकर एक ही है, लिसनर साइलेंट है, तो उत्तर तो फिक्स हो गए, ड्यूक स्पीकर है और एनवॉय क्या है? लिसनर, और नंबर आ गए 0। ये यहां से जो बाकी जगह तो वही है, पर जो बीच में जो कोट 2 जगह दिए हैं, इन दोनों कोट के बीच वालों के स्पीकर लिसनर अच्छे से समझ के जानेगा। यहां से पूछ लो, आई सेड फ्राई बाय डिजाइन, इसमें कोई समस्या नहीं है। यहां स्पीकर लिस्ट, यहां पे ड्यू की स्पीकर है और वो एनवो ही क्या है? लिसनर है। पर यहां पे अगर पूछ लेते हर मेंटल लैब्स वाले में, यहां स्पीकर कौन हो गया है? फ्राई पेंडॉल्फ, लिसनर कौन है? डचेस। और यहां पे पूछा जाए तो यहां पे स्पीकर कौन है? वो एनवॉय निकोलस है, और डचेस क्या है? लिसनर है। तो इस पोएम में बीच में 2 जगह जो इन बिटवीन कोटेशन मार्क्स आए हैं, उन दोनों के लिसनर तो डचेस ही है। इसकी भी लिसनर कौन? डचेस। इसमें भी कौन? डचेस। दोनों बीच वालों में डचेस लिसनर हुई है, लेकिन दोनों के स्पीकर में यहां पेंटर हुआ है और यहां वो एनवॉय हुआ है। तो वो एनवॉय सीधा सीधा नहीं बोला है, वो कल्पना करवा के बुलवा रहा है कि अगर तुम्हारे पास जो बोलने वाली कला है, जो मेरे पास तो है नहीं, तो अगर तुम्हारे पास जो बोलने वाली कला है, तो टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर, तो मैं तुम्हारे को बड़ा स्पष्ट शब्दों में ये एक बात कह देता हूं कि तुम अगर होए उसकी जगह, अगर तुम मेरी जगह हो तो तुम शायद ये बात कहते, यानी अगर तुम मेरी जगह हो, यानी कि अगर तुम ही मान लो ड्यूक के रूप में होते,
तो तुम तो अगर यानी ये वाला मेरी जगह, इसका मीनिंग है कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो हर आदमी अपनी उस लुगाई से या अपने उस व्यक्ति से ये कहता कि भाई साहब यहां यहां तुम्हारे व्यवहार में मुझे बातें नागवार गुजरी हैं, यहां यहां तुम शिष्टाचार की चीजों को कहीं कम कर गई हो, यहां कुछ ज्यादा ही निभा गई हो। ऐसा हर कोई आम आदमी अगर हो ना, हर आम आदमी ऐसे सिखाए, समझाए, बताए, पर मैं ऐसा हूं नहीं, बता दूं मत सीख नहीं था ऐसे सिकड़ा भीत घनी बड़ी चिपजा ठे फोटो बन जा। इसका वो जो एरोगेंसी है, वो भाव समझिए इसमें कि भाई साहब मैं वो ऐसे वाला आदमी हूं नहीं जो किसी को ज्ञान दे दूं, कह दूं, समझा दूं। अपने आप समझे तो समझे, वरना पेंटिंग बन जाए। इसमें वो वाली बात छुपी है कि तुम अगर होए, अब इसने बहाना क्या लिया कि मैं अगर मेरे पास तो इतनी बढ़िया कला, विच आई है नोट, मेरे पास तो बोलने की कला इतनी बढ़िया है नहीं। मूलतः है बोलने की कला तो बहाना है। ये प्रिटेंस मैं करूं नहीं, बल्कि ये तो लगा हुआ ही प्रिटेंस करने में, पूरे कारोबार में चल रहा प्रिटेंस है। ये कोरा बहाना है, ये तो डिफेंस मैकेनिज्म है, झूठ है कि मैंने क्यों नहीं कहा उसको कि तुम सुधर जाओ, तुम्हारे में मुझे ये कमियां नजर आ रही हैं। मूलतः है ये आदमी एरोगेंट नेचर का है, ये आदमी डोमिनेंट नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है, नेवर टू स्टूप नेचर का है, जिसमें कि जो हमें आगे कह रहा है कि टेमिंग द सी हॉर्स को जैसे नेपच्यून अपने कंट्रोल में रखता है, मेरे यहां तो बिना कुछ कहे नियम कायदे समझ जाने चाहिए होते हैं। मैं नहीं कभी कहूंगा तुम्हारे को कि तुम ऐसे करना और ऐसे मत करना, ऐसे वाली कहानी है ये। तो स्पीकर भी समझ में आपको आई गए होंगे, और लैंग्वेज के अपने बारे में 2-3 बातें सीख ली हैं कि तो पैरेंथेसिस क्या होते हैं, और जो ये जो 2 हाइफन या ब्रैकेट्स वाली बातों कैसे पढ़ा जाता है, इसको हटा के आगे पीछे को जोड़ के पढ़ा जाता है, भाषा कैसे पढ़ी जाती है। और यहाँ पे स्पीकर लिसनर कौन है वो तो आप समझ ही गए हैं। दिस और दैट बता दिया था, वो टाइम के अर्थ में पुरानी वाली बातें, ये वाली बातें, यहाँ पे यहाँ तुम मिस कर गई, यहाँ तुम ज्यादा कर गई, इस तरह की चीजें थी। तो यहां भी वो वर्ड है नजदीक, यह नजदीक का है, दिस और दैट, ये समय में नजदीक, ये समय में दूर। ऐसे हियर और देयर, हियर मानी नजदीक, देयर मानी दूर। फिर सुना हियर देयर भी समय के भी होते हैं, हियर मानी यहां, देयर मानी वहां। हमें लगता है हियर देयर ओनली क्या है, स्थानवाची हैं, ना ही जिस टाइम समयवाची भी होते हैं ये। हियर और देयर में भी भाव होता है। यहां का मतलब है वैसे वो स्थान नहीं है, इस मोमेंट, इस विशेष पर, इस मोमेंट विशेष को भी हियर में कहा जा सकता है, और देर वाले को भी ऐसे। हम नॉर्मली हियर देर से स्थान का भाव है, पर किसी वाक्य विशेष की रचना में ये वर्ड जो है वो टाइम को भी बताने के लिए हो सकते हैं। हाँ जी, अब अगली पंक्ति पूछेंगे, एंड इफ, और अगर इफ शी लेट हरसेल्फ बी लेसन्ड सो। मेरा प्रश्न है, ये जो लेट है, ये लेट कौन सा टेंस है, कौन से वर्ब की फॉर्म है? ये बेस है, सेकंड है, थर्ड है, कौन से की है? यार लेट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, लेट लेट लेट, इसलिए मैं सवाल पूछ लिया। वो बहुत बच्चों का जवाब है, मैं तो सोचा थी आप फट से आंसर कर देंगे, आप दिमाग खर्च करने बैठ गए यार। बेस फॉर्म है ये। अब अगर बेस फॉर्म होता तो फिर सी के साथ में एस नहीं आता क्या? थर्ड तो आती है या तो पैसिव में बी प्लस थर्ड या हैव प्लस थर्ड परफेक्ट में आती है, वो तो है नहीं है। तो या तो पास्ट की फॉर्म है सेकंड वाली, और या जिसको आप कहते हैं फर्स्ट या बेस वाली है। अगर ये फर्स्ट बेस वाली प्रेजेंट टेंस वाली होती तब तो फिर सी के साथ में क्या लग के आता है, एस एस आता है। तो अपने आप कौन सी वाली है ये? सेकंड वाली, पास्ट की फॉर्म है यार। अरे थोड़ा अक्कल लगा लो यार, ये यहां भी कंडीशनल वाक्य हैं। कंडीशनल वाक्यों में सेकंड फॉर्म कौन से कंडीशन में आती है? सेकंड कंडीशन में आती है। इमेजिनरी कंडीशन नंबर 2 जो होती है हाइपोथेटिकल, वहां की बातें चल रही हैं। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं बर्ड हो जाऊं। सेकंड कंडीशन में टेंस तो होता है, पास्ट का मीनिंग होता है प्रेजेंट वाला। तो ऐसे हां करा, ये हैड यू माने इफ यू हैड वाली कहानी। इस तरह से कहानी ये है
कि भाई साहब इफ सी लेट, अगर वो अपने आप में सुधार कर ली होती, कर ले मतलब इस तरह से, नोर प्लेनली सेट, अभी तो ये सेट कौन सा है, नोर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, ये सेट भी क्या है, इस लेट की भांति वर्ब है। सेट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, सेट सेट सेट। चलो अब तो बीच में से सामान्य ग्रामर की बात आ गई। अब जो अगला एक काम का सवाल, जो ग्रामर से बियॉन्ड सवाल, वो ये है, ये हर और योर्स वाली बात को समझाना। हर विट्स किसकी विट्स, टचेस की विट्स, और योर्स मानी किसकी, तुम्हारी, कौन है। तो ये बात कोमा से बाहर हो गई है, कोमा से बाहर होते ये योर कौन हो जाएगा, एनओ हो जाएगा। बाकी तो पूरी पोएम में श्रोता कौन है, यू कौन होगा, एनओ होगा। तो बात यहां पे समझना। अब मेरा सवाल सुना, ढंग से सवाल क्या है, मैं इसको मीनिंग पढ़ देता हूं, वापस पढ़ देता हूं। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच टू मेक, इसको मैंने छोड़ दिया बीच वाले बात को। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, अगर तुम्हारे पास वो कला जो स्पीच में होए, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर, तो मैं तुम्हारी इच्छा या तुम्हारे विचारों को बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं। एंड यू से, और तुम बड़ा साफ साफ स्पष्ट शब्दों में, क्वाइट क्लियर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये वाली बात कहे होते कि ऐसा ऐसा मुझे नागवार गुजरा, ये सारी चीजें। एंड इफ सी, और ऐसा तुम्हारे कहने पर सुनकर वो लेडी, सी लेट हर सेल्फ बी लेसन्ड, वो अपने आप में सबक ले लेती, सुधार कर लेवे। नोर प्लेनली सेट, तो नोर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, तो फोर्स तो निसंदेह है रियल में ही मेरे को उसके विट्स मानी उसकी सोच समझ, उसके भेजे के विचार तुम्हारे सामने ऐसे साफ साफ कहने ना पड़े हों। अब मैं सवाल नहीं पूछता हूं, मैंने उत्तर दे दिया है, जो मैं पूछना चाहता था मैंने बता ही दिया है। मैं यहां से आपसे ही पूछना चाहता था कि हर विट्स टू योर्स का मतलब क्या है। इसका मतलब है उसकी जो सोच विचार है, उसकी जो विचारिक दृष्टि थी, हर किसी पे वो मुस्कुरा देती थी, खुश हो जाती थी। ये उसके जो विट्स हैं, यानी उसकी जो सोच है, वो योर्स में तुम्हारी सोच के सामने, तुम्हारे समक्ष इस समय मेरे को बैठकर ऐसे प्लेनली बतानी नहीं पड़ती, साफ साफ नहीं बतानी पड़ती। यानी आज ये दिन नहीं आया होता, ना यहां पे तुम आते, ना मैं नई मैरिज प्रपोजल की बात करता। ये आज का दिन आया ही इसलिए है कि भाई साहब वो अपने आप में सुधार ना करी और मैंने चला के कहा नहीं, इसलिए आज ये मौका आ गया है कि मेरे को उसके विचारों को तुम्हारे सामने ऐसे स्पष्ट रखना पड़ रहा है। एंड मैड एक्सक्यूज, अब बताइए ये इस मैड वर्ब का कौन सब्जेक्ट है। एंड आया हुआ है, तो यहां पे इस मेड का सब्जेक्ट कौन है। कंपाउंड, एंड आते ही, कोऑर्डिनेटर आते ही जाओ पीछे, और पीछे वाला जो आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा उसको पकड़ के लेके आओ। इसके एंड वाले के पीछे चलो। यहां पे कहां से है, यहां से बात चालू हुई है। इफ सी लेट हर सेल्फ बी लेसन, सो एक कहानी। नोर सी प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स फोरसूथ एंड, तो यानी यही सी यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है। एंड इफ सी मेड एक्सक्यूज, और वो खुद माफी मांग लेती, अपनी गलती को मान लेती, यानी वो अपने तो दो काम है, वो अपने आप को इंप्रूव कर लेती, और वो क्या कर ले, एक्सक्यूज फील कर ले, सॉरी फील कर ले कि सॉरी भाई, हाँ मेरे से यहां गलती हुई, मुझे समझ में आई। तो ये जो मैड एक्सक्यूज है, ये एक्सक्यूज किससे करवानी है, ये लेडी जो है, ये डचेस खुद एक्सक्यूज अपने आप ही कर लेती, अपने आप ही वो लेसन कर लेती। तो ये सारी जो चीजें, इस मेड का कौन हुआ सब्जेक्ट, सी हुआ, और ये पास्ट टेंस में है मेड, ये लेट भी पास्ट टेंस में है। कंडीशन नंबर 2 के वाक्य हैं ये। कंडीशन नंबर 2 में पास्ट वाली फॉर्म लगाई जाती है, और इसके बाद में ये डैश करके खत्म कर दिया, यानी इसने बात अधूरी छोड़ दी।
सी मेड एक्सक्यूज, माफी मांगती और फिर वो ऐसे कहती कि भाई साहब हाँ मैं ध्यान रखूंगी आगे से, ये इसने बोला नहीं, ये अपने आप समझ जाओ। और ये ब्राउनिंग की पोएम में बहुत कॉमन टेक्निक है। ब्राउनिंग के जो ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं उनमें स्पीकर जो होता है ना, वो बीच बीच में या तो ऐसे टेक्निक बड़ी कॉमन है, या तो बीच बीच में पैरेंथेसिस के बीच में ऐसे अपने बीच बीच में नई नई बातें ठूस देता है। जैसे हाउ शैल आई से, विच आई हैव नॉट, ऐसे बी आई नो नॉट हाउ, ऐसे बीच बीच में उसको क्या आदत है, बीच में एंट्री करवाने की आदत है ब्राउनिंग के स्पीकर्स को इसके ड्रामेटिक मोनोलॉग में। या आदत क्या है, बात को आधा छोड़ दो और जब बात आधी छूट जाती है तो ऐसे एक हाइफन में खत्म कर देते हैं। ये ब्राउनिंग की पोएम की टेक्निक है जिसे कहते हैं ब्रोकन सिंटेक्स। इसका नाम क्या है, ब्रोकन सिंट। ये ब्रोकन सिंटेक्स नहीं है, ये तो बीच में पैरेंथेटिकल है। ब्रोकन है जो बात चली आधी खत्म होकर रह गई। जैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता, अब वो क्या है, आई वॉन्ट, अब वॉन्ट क्या है, कुछ आपको चाहिए भी, मैं चाहता हूं तो आप कुछ और सोच, हाँ कुछ कहेगा अगला आदमी, और आई वॉन्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा आगे देखो, वो वाली बात क्या हुई, आधी रह गई। इसे क्या बोलते हैं, ब्रोकन सिंटेक्स कहते हैं। तो ये ब्राउनिंग के जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के स्पीकर जो होते हैं उनमें, इस पोएम में नहीं है, इसके अधिकांश ड्रामेटिक मोनोलॉग के स्पीकर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते देखे जाते हैं। या तो वो बात को आधा छोड़ देंगे, बात को आधा छोड़ने के पीछे कई सारे लॉजिक होते हैं, या तो है कि अपने आप समझ जाओ, आधा बोल के छोड़ देते हैं, या वो साइकोलॉजिकल उसकी जो मनस्थिति डामाडोल होती है तो वो बात को ढंग से कह नहीं पाता है। और फिर लिखा है इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग। तो इस कंडीशन, ये अगर शर्त होती तो इस शर्त का ये परिणाम है। अब देखो वुड आया है, कंडीशनल सेंटेंस ढंग से समझ के याद कर रखना। कंडीशनल सेंटेंस मेरे ख्याल में छोटा मोटा तो पढ़ते होंगे आप लोग। कंडीशनल जो सेंटेंस की टाइप नंबर 2 होती है, कंडीशनल टाइप नंबर 2 के सेंटेंसेज में क्या होता है, इफ, सब्जेक्ट, और फिर आप यहां पे रूटीन में कौन सी वर्ब पाते हो, पास्ट वाली। फिर अगले वाले क्लोज में क्या करके आते हो, सब्जेक्ट, और यहां पे नॉर्मली अधिकांश केसेस में किसका प्रयोग मिलता है आपको, वुड के बाद में फॉर्म बेस आती है मॉडल के बाद में। जैसे आप ऐसे नॉर्मल सा वाक्य मान लेते हो, इफ यू हैड, यही मतलब इफ आई, मान लेते इफ आई हैड सम मनी, अगर मेरे पास कोई भी पैसा होवे तो आई वुड गिव यू, तो मैं तुम्हें पैसा दे दूं। तो अब आप यहां पा रहे हैं ये आपका पास्ट और ये हमारे पास यहां वुड वाले में पास्ट। तो कंडीशनल सेंटेंस नंबर 2 में इफ वाले क्लोज में ऐसे आपके पास हैड, वेंट, सीम्ड, जो भी वर्ब की पास्ट फॉर्म आ जाती है, और दूसरा जो क्लोज रहता है उसमें क्या यूज करते हैं, नॉर्मली वुड। हालांकि और मॉडल भी आ सकते हैं पर ज्यादातर वुड का ट्रेंड अधिक है, हमारे इस पोएम वुड भी आया हुआ है। उसका हिंदी ऐसे, अगर मेरे पास कोई पैसा होए तो मैं तुम्हें पैसा दे दूं, यानी मीनिंग है कि मेरे पास अभी पैसा है नहीं, अतः ऐसा होना नहीं है। तो कंडीशन नंबर 2 में चीजें घटती नहीं है, ये सब हाइपोथेटिकल कल्पनात्मक होती हैं। इसी तरह की घटना यहां पे समझना। ये कहानी इस प्रकार से लिखी है, इफ, ये तो इफ वाला क्लोज है, जो क्लोज यहां से चालू होके और यहां तक चला है, इस एक्सक्यूज के यहां तक। अब दूसरा जो क्लोज है, जो जैसे मैंने लिखा इफ आई हैड सम मनी, फिर कोमा, दूसरा जो नया क्लोज है वो नया क्लोज फिर यहां है, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग। तो ये वुड वाला दूसरा क्लोज आ गया, इतना इतना एक क्लोज है। इफ सी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो, अब इस क्लोज में कई और क्लोज घुसे हुए हैं। इस सबऑर्डिनेट क्लोज में बीच में क्या हो रखे हैं, कोऑर्डिनेशन हो रखा है। तो इफ सी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो नोर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स फॉरसूथ एंड मेड एक्सक्यूज, अगर वह सारा ये घटनाएं हो जाएं तो इवन, तब इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, तब क्या हो सकती है, थोड़ा झुकने वाला काम हो सकता है। तब संभव है कि थोड़ा मैं स्टूप कर जाऊं, झुक जाऊं। कब झुक जाऊं, अगर वो अपने आप सुधारने को मिला के बात है। मैं कब झुकूं, जब ये घटनाएं बार बार रिपीट
ना हो, वो अपने आप में सुधार कर ले, मेरे बिना कहे ये अपने आप सुधार कर ले, या वो एक्सक्यूज कर ले, या वो असली बात है, एक्सक्यूज करने का मतलब ये होता है कि आपको एहसास हो गया तभी एक्सक्यूज करोगे। आप माफी कब मांगेंगे, अपोलोजाइज कब करेंगे, इफ यू रियलाइज दैट इट वाज माय फॉल्ट। तो यानी उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो अपनी वो फॉल्ट को खुद रियलाइज कर ले, एक्सक्यूज कर दे, वो एक्सक्यूज करने के बाद में अपने आप में लेसन इंप्रूवमेंट कर ले, ऐसा हो जाए तो स्टूपिंग भी हो जाए। परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि हाइपोथेटिकल में बातें कौन सी होती हैं, ऐसा हो जाए तो हो जाए, रियल में वो होता नहीं है। सब्जंक्टिव मूड कहलाता है ये, हाइपोथेटिकल नाम क्या है, सब्जंक्टिव मूड है ये। तो ऐसा ऐसा सपोजिशन चल रहा है, तब ये वाली सारी घटना, तब क्या हो जाए, मैं स्टूप भी कर जाऊं। अब यहां पे देखो ये वाली बात कोमा का मीनिंग है, कौन सा कोमा, ये सेमी कोलन लगा है, इसका मीनिंग है बड़ा थोट खत्म हो गया। इट मीन्स कि ऐसा उसने कभी अपने आप को लेसन किया नहीं, उसने कभी एक्सक्यूज किया नहीं, और इसलिए मेरे से कभी स्टूपिंग हुआ नहीं। अब हम आ रहे हैं वापस धरातल पे। यहां तक सारी बातें किस में थी, ये सब्जंक्टिव मूड में। इतना इतना प्रोग्राम क्या है ये, इस यहीं से स्टार्ट, हेड से स्टार्ट हो गया था ये इतना इतना पूरा भाग जो है वो कौन से मूड में लिखा हुआ है, सब्जंक्टिव। और कौन सा सब्जंक्टिव, पास्ट के चल रहे हैं। अब हम आते हैं किसमें, इंडिकेटिव, धरातल पे। एंड आई चूज नेवर टू टू। अब बताओ ये जो चूज है ये कौन सा टेंस है, कौन सी फॉर्म है, ऐसे बता दो। प्रेजेंट की है, पास्ट की है, दो ही बातें हैं। थर्ड तो है नहीं है, चोजन होती है थर्ड तो। पास्ट, प्रेजेंट या पास्ट, अरे इसमें तो पता बड़ा आसान जवाब है यार। तो अब फॉर्म नहीं आती इस वाला वर्ब की यार। क्या फॉर्म चलती हैं, चूज, चोज और चोजन, ये फॉर्म होती हैं। बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। चूज, और यहां पर डबल ओ है वो तो बेस है, और इसमें एक ओ करने वो चोज है, ये चोजन है। तो बात इतनी सी थी भाई साहब, यहाँ पे प्रेजेंट वाली फॉर्म कैसे आई, बेस प्रेजेंट में आएगी, आई के साथ है तो फिर प्रेजेंट ही होगा। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मैं निश्चय करता हूं कि कभी नहीं झुकना है। तो ये प्रेजेंट की बातें हैं या पास्ट की बातें हैं, हम्म, हैं इस टाइम का। तो उस टाइम झुका है कि नहीं झुका है, जब ड्यूक से एनओ से बातें कर रहा है। एनओ के टाइम तो क्या झुकना पड़ा है, वो तो उसके तो 12 पहले बजा दिए उसने तो, रचेस के तो, रचेस का तो बहुत पहले जयराम जी की हो गया, या पांचा, वो कहते 13वां होना, वो 13वां हो गया उसका। फिर देखो आप जब डचेस के बारे में डिस्क्रिप्शन किया हुआ है तो पास्ट में लिखा है कि सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी जब भी मैं उसके बगल से गुजरता था। बताओ ये जो पास्ट है, ये पास्ट इंडिकेटिव पास्ट है, सब्जंक्टिव पास्ट है। इंडिकेटिव यानी फैक्चुअल वाला पास्ट, ये था सब्जंक्टिव पास्ट कल्पना वाला। तो इंडिकेटिव के पास्ट है या ये सब्जंक्टिव पास्ट है, ये इंडिकेटिव है। ये फैक्ट बता रहा है कि वो लेडी स्माइल करती थी जब मैं उसके बगल से गुजरता था, लेकिन कौन ऐसा गुजरा जिसको स्माइल नहीं मिली, अर्थात सभी को स्माइल मिली। ये वाली बात उसकी अकॉर्डिंग क्या है, फैक्चुअल। और वैसे ये क्या हो गया, रेटोरिकल क्वेश्चन। कौन था जिसको ऐसी स्माइल नहीं मिली, यानी सबको ऐसी स्माइल मिली, एवरीबडी गॉट द सेम टाइप ऑफ स्माइल। तो वो रेटोरिकल क्या बन गया, ये क्वेश्चन हो गया। दिस ग्रू, ये घटना बढ़ती गई, यानी ये व्यवहार उसका दिन ब दिन बढ़ता गया। बढ़ता गया मानी कौन सा मामला, इंडिकेटिव पास्ट फैक्चुअल है।
आई गेव कमांड्स, मैंने आदेश दे दिए, ये वाली बात भी क्या है, फैक्चुअल। एंड ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, सारी स्माइल हमेशा के लिए क्या हो गई, स्टॉप हो गई। कैसी है ये, फैक्चुअल। तो भाई साहब ये सारी बातें फैक्चुअल में चल रही हैं, तो और ये सब घटना पास्ट की हैं। जब जब डचेस के बारे में, क्योंकि डचेस तो मैटर है भूतकाल का हो गई, डचेस तो क्या हो गई, मरबरा चुकी है। तो डचेस के बारे में जो बता रहा है कि उसने ऐसा किया और ऐसा किया और ऐसा किया, वो सारी बातें हैं। तो मेरा सवाल ये, जब यहां पे कह रहा है कि आई गेव कमांड्स, मैंने आदेश दिए, तो यहां पे इसने ऐसा क्यों नहीं लिखा, आई चूज नेवर टू स्टूप, मैंने निश्चय किया नहीं झुकने का। किया क्यों नहीं बोल रहा है, ये चूज क्यों नहीं कर रहा, सॉरी चोज क्यों नहीं कर रहा, पास्ट में क्यों नहीं बोल रहा, ये प्रेजेंट में क्यों बोल गया। वो तो फिर आई, फिर तो आगे फिर तो विल बोलता, आई शैल, आई विल नेवर, आई शैल नेवर। इसको हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे, अगर वह अपने आप में सुधार कर ले, अगर वह माफी वाफी मांग लेवे, तो स्टूपिंग हो सके। मैं अब यहां पे है आई चूज, और मैं निश्चय करता हूं, मैं निश्चय करता हूं कभी नहीं झुकने का। चलो कोई नहीं, मैं सोचा कि आप कोई क्लिक करेगा दिख माथा, नहीं करा, कोई बात नहीं। मैं एक हिंट करता हूं, जैसे कोई पकड़ पाए तो, या हिंट तो मैं सर करूंगा तो पकड़ नहीं पाएंगे, तो मैं आपसे कुछ बातें पूछ लेता हूं, और फिर आपके मुंह से जैसे कोई ज्ञान बरसे तो बरसे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूज पढ़े होंगे आप लोगों ने, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, आई चूज, ये आई चूज कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट सिंपल तो है ना ये, तो मैं इसीलिए प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूं। एक साथ 3 4 बोल गए, शेड्यूल, प्री प्लानिंग, हाँ वो एक ही बात है, वो जो शेड्यूल शेड्यूल कह रही है 3 4 बार, उसी बात को अलग अलग भाषा में कह रहा है, वो सब आप एक ही बात बोल रहे हो, कोई शब्द अलग अलग हो गए। चलो ऐसा करो, आप एक बार दोबारा बताओ फिर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूज बताओ मेरे को, तो किन किन सिचुएशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। हैबिचुअल एक्शन के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए इसका यूज करते हैं, और कोई बताओ प्रेजेंट सिंपल के यूज। बस दो ही, मैं तो यार एडवांस में मैंने 5 लिख दिए थे कि 4 5 बता ही देंगे ये लोग, तो 5 तो नंबर एडवांस डाल दिए थे कि 4 5 तो आएंगे आएंगे धमाधम धमाधम, यहाँ 2 के बाद ही ब्रेक लग गए। शेड्यूल्ड फ्यूचर, हाँ तुम्हारा शेड्यूल बार बार आ रहा था, ले दी रहते शेड्यूल, ले लो जी, शेड्यूल्ड फ्यूचर प्लान, ठीक है। और बताओ, एनीथिंग एल्स। ना, तो छोड़ो फिर। आ, किसी पास्ट की घटना के लिए भी प्रेजेंट टेंस आ सकता है क्या। हम्म, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए भी आते हैं, जैसे एग्जाम्पल बताओ। समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, चलो ठीक है, ये घटना थोड़ी हुई पास्ट की, ये तो फैक्ट हुआ ना, फैक्ट, मैंने फैक्ट की बात नहीं पूछी। अब तो बताओ, आपने कहा हिस्टोरिकल फैक्ट, मैं कह रहा हूं कि कोई पास्ट समय, भूतकाल की कोई एक्शन, घटनाएं, इवेंट्स, हैपनिंग्स, उन पुरानी घटनाओं को प्रेजेंट टेंस में भी कह सकते हैं क्या। ऐसा तो कहीं नहीं सुना यार हमने, नहीं सुना है, कौन बोल रहे हैं, कह सकते हैं। लो फिर किताब खोलो, निकालो प्रेजेंट टेंस निकालो,
चैप्टर 24-25 के आसपास आ जाओ। यूज ऑफ प्रेजेंट पास्ट, ऐसा कितना नंबर चैप्टर में है? 25 में आ जाओ। बातें बहुत सरल सरल होती है। मैं सोचा कि अपने आप मैं सारी बातें बड़े आराम से बता सकता था, लेकिन आपको क्या कि याद कुछ रहता नहीं है। थोड़ा एक बार आप देखो, दर्शन करो तो आपको कुछ बातें याद आए तो देखो, देख रहा देने के बाद हाँ मेरे पास पढ़ा रहा है ये। कोटेशन है भाजी भाई, कोटेशन। अरे कुछ ही చెప్పు। तो 17 का बिंदु के ऊपर लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, लिखा है। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो चौथा बिंदु लिखा हुआ है, इसकी मैं बातें करना चाहता हूं। इन विविड नैरेटिव एज सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर द सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के स्थान पर, सब्स्टिट्यूट माने स्थान पर, हम किसी नरेटिव, किसी घटना का जीवंत चित्रण करना चाहते हैं। विविड माने जीवंत। Sohrab now rushes forward and deals a heavy blow to Rustam. Immediately the Sultan hurries to the capital. क्या मीनिंग हुआ इसका? क्या ये सोहराब, रुस्तम और सुल्तान, ये सब एक सोहराब एंड रुस्तम नाम की कोई कहानी है, उसकी घटना को बताया जा रहा है। इसको छोड़ो, जैसे मैं हिंदी में समझ लेना। मान लो कि साहब राणा प्रताप और क्या थे वो, और कौन था सामने? बाबर था। अरे बाप रे, राणा प्रताप और बाबर था। मतलब ऐसे मैंने पूछ लिया तो ये सोचते हैं कि इसको तो कुछ भी नहीं आता, चिपका दो, हर कुछ ही चिपका दो यार। अकबर था? हाँ अकबर था। हम अकबर की तरफ से मान सिंह, लेकिन वो लीडर तो अकबर ही हुआ ना। अब वो तो चाहे मान सिंह आए चाहे कोई सिंह आए, मुख्य तो लड़ाई अकबर और राणा प्रताप की कही जाएगी। तो राणा प्रताप और अकबर के सामने लड़ाई चल रही थी। अब लड़ाई में चलो हम अकबर की तरफ से उसका मान सिंह आया जी। अब मान साहब वो युद्ध का मैदान है, वहां का दृश्य चल रहा है, और अब उसके बारे में आप घटना को बता रहे हैं किसी को, तो एक तो आप ऐसे कहेंगे साहब मान सिंह आगे बढ़ा, मान सिंह घोड़े पे बैठा हुआ था, आगे बढ़ा, इस तरह की ये पास्ट में बोला जा रहा है। एक आप ऐसे कहे मान सिंह घोड़े पे सवार होके आगे चढ़ता है, बढ़ता है, सामने से राणा प्रताप तलवार खींचते हैं, अभी खींचते हैं, तलवार निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो चीख के कहते हैं। ये सारी बातें क्या है? ये प्रेजेंट में चल रही हैं। ऐसा क्यों? जीवंतता लाने के लिए, विविडनेस लाने के लिए, जीवंतता लाने के लिए। तो यही वाली बात का जवाब था तुम्हारे पास, इतनी सी जवाब है। वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये सारी बातें जब उस लेडी के बारे में बताए तो वो धन्यवाद करती थी, और यहां पे लिखा है कि वो जो है मुस्कुराया करती थी जब मैं बाहर से गुजरता था। पर यहां लिखे एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मैं निश्चय करता हूं कि झुकना नहीं, यानी निश्चय तो मैंने किया ही। लेकिन इस समय ये प्रेजेंट बोलने के पीछे अभी जो पॉइंट नंबर 4 पढ़ाई वाला भाव है, ये इस चीज में विविडनेस लाना चाहता है, बाकी बातों में विविडनेस नहीं लाना चाहता है। यहां पे बड़ा वैल्यू है कि जब ये थर्ड पर्सन जब उस लेडी के बारे में कहता है तो उसको पास्ट दिखाना चाहता है। पास्ट के वर्ब का मीनिंग है डिस्टेंट है, यानी कि वो तो मरी मराई जयराम जी की है, वह तो बीती, और मैं मेरी वैल्यू में जीऊं तो हांडू। सर मेरी बात नहीं समझ में आई, दोबारा बता देता हूं। मैंने जो बात किया वो बात नहीं समझ में आई है। मैंने बोला क्या है? ये बोला है कि वो जब उस लेडी के बारे में बातें कर रहा है, उस लेडी के व्यवहार के बारे में बता रहा है, उसने क्या, डचेस ने क्या किया, क्या नहीं किया, जो भी है, तो डचेस ने जो जो किया वो सारी बातें पास्ट में हैं। जैसे डचेस की एक्टिविटीज हमारे पास चालू कहां से होती हैं? यहां तो फोटो पिक्चर ही चल रही है, और इट वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली दैट कॉल्ड सी लुक्ड ऑन। मतलब आप तो यहां पर इतनी सी बात गौर कर लेना कि आपको जो सी के बारे में जब भी बातें चली हैं वो सारी बातें कैसे मिलेंगी? सी के बारे वाली पास्ट में मिलेंगी। पास्ट का मीनिंग है जीवंतता नहीं लाना चाहते हैं। राणा प्रताप आगे बढ़ा, मान सिंह घोड़े पे सवार था,
पास्ट का मीनिंग है नो लाइफ, पास्ट मानी डेथ, पास्ट मानी डेथ, डेड, पास्ट इज डेड एंड प्रेजेंट इज लिविंग, प्रेजेंट जीवंत होता है, प्रेजेंट अलाइव होता है, प्रेजेंट जिंदा है। तो हमारे पास जैसे भी ग्रामर वाली किताब में पढ़ा था, वहां लिखा था विविड, विविड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जीवंत, जीवंत चित्रण करना है। तो जिंदा अगर आपको लाना है, इसमें अगर जीवंता फूंकनी है तो प्रेजेंट बोलना पड़ेगा। तो अगला भाई साहब अपने लिए, खुद के लिए तो क्या यूज कर रहा है? प्रेजेंट यूज कर रहा है कि आई चूज नेवर टू स्टूप, मैं निश्चय करता हूं कि कभी नहीं झुकना है। यानी कि मूल भाव तो मैंने निश्चय उसी समय किया था जब जब उसने ऐसी गलतियां करी हैं, जब जब मैं अपेक्षा करता था कि वो सुधार करेगी, वो माफी मांगेगी, उसने कभी सुधार नहीं किया, कभी माफी मांगी नहीं। मैंने तब निश्चय कर लिया था कि मुझे झुकना नहीं है। उसका प्रमाण 2 पंक्ति आगे आ जाता है, आई गेव कमांड एंड ऑल स्मेल स्टॉप्ड टुगेदर। यानी निश्चय किया है नहीं झुकने का, तभी तो आदेश दिए हैं, तभी तो सारी स्मेल चुप हुई हैं। यानी ये दोनों बात जुड़ी हुई हैं, लेकिन टेंस का फर्क है, यहां पे चोज नहीं लिखा है। इसका कारण यह है कि यहां पर ये इस चीज को जीवंत नरेशन वाली स्टाइल में विविडनेस देना चाहता है। उसका बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण है ये इस पास सब्जेक्टिविटी से हमें बाहर लाना चाहता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो क्या है कि ये जो पास्ट का सब्जेक्टिव इमेजिनरी माहौल चल रहा था, उस इमेजिनरी माहौल से क्विक आपको धरातल में प्रेजेंट में लाना चाहता है। धरातल पे आ जाओ, सारी कल्पना वाली बात फिनिश, और दिस इज द प्रेजेंट मोमेंट, आई चूज नेवर टू स्टूप, मैं निश्चय कर लेता हूं, यानी कि मैं ऐसा ऐसा कर लेता हूं। वो उस नरेशन वाली बात को जीवंतता के साथ में स्थापित करना चाहते हैं। तो इतनी सी कहानी थी इसमें। तो यहां जो चूज वाली बात देखी, इसके पीछे क्या बात छुपी हुई है? इसमें विविड नरेटिव है। इसमें क्या बोलेंगे? विविड नरेटिव डिस्क्रिप्शन किया गया है। जो किताब की भाषा विविडनेस है, इसको नरेटिव हटा दो, क्योंकि नरेटिव बहुत लंबी चौड़ी होती है, यहां तो छोटा सा वाक्य सही है, तो यहां इतना सा कह देंगे कि विविड डिस्क्रिप्शन कह देंगे, विविड डिस्क्रिप्शन, नॉट नरेटिव, विविड डिस्क्रिप्शन किया गया है, जीवंत चित्रण दिया गया है पास्ट की चीज को प्रेजेंट के द्वारा। और वो किताब की जो पंक्ति का मीनिंग मैं स्पष्ट कर देता हूं, इसका मीनिंग क्या, मैंने वो आपको उसका हिंदी अनुवाद नहीं बताया, सुन लो, कहीं उसका मीनिंग ही नहीं समझ में आए। किताब में जो लाइन लिखी उसका मीनिंग ये था, सोहरैब नाउ रसेज फॉरवर्ड, अब सोहरैब आगे बढ़ता है। एक युद्ध के मैदान का सीन है और सोहरैब और रुस्तम की लड़ाई है, ये ईरानियन पर्सियन लड़ाई है, पर्सियन कहानी है, ठीक है। तो सोहरैब नाउ रसेज फॉरवर्ड, अब सोहरैब आगे बढ़ता है, एंड डील्स ए हैवी ब्लॉ टू रुस्तम, और रुस्तम के ऊपर जोर का प्रहार करता है। इमीडिएटली, तुरंत सुल्तान जो है वो राजधानी की ओर दौड़ पड़ता है। तो मूलतः तो सारी बातें बीती हुई हैं कि सोहरैब आगे बढ़ा, उसने प्रहार किया रुस्तम पे, और राजा जो है, सुल्तान जो है, वो राजधानी चल पड़ा। ये सारी बातें पास्ट में थी, यानी जो तिरछी लिखी है वर्ब, वो रस्ट, वो डील, वो डेल्ट, और वो क्या थी? हाइड थी, वो थी सिंपल पास्ट में। उनको विटनेस देने के लिए प्रेजेंट में लिख दिया गया। तो ये सोहरैब एंड रुस्तम का एक पर्शियन स्टोरी है, उसके लाइंस हैं, और एडिशनल सुन लेना। वैसे मैथ्यू आर्नल्ड ने एक पोएम लिखा है सोहरैब एंड रुस्तम, उसी कहानी मूलतः पर्शियन कहानी है, ईरान की कहानी है, वहां के राजा रानी की पुरानी की इतिहास की कहानी है। उसको इंग्लिश के अंदर एक नरेटिव पोएम में कन्वर्ट किया है किसने? मैथ्यू आर्नल्ड ने, जिसका नाम है सोहरैब एंड रुस्तम, जो 2 किरदारों के नाम उस कहानी में जो आप नाम देख रहे हैं, सोहरैब एंड रुस्तम, उसकी यहां ने लाइन उठा के हमारे पोएम में टिका दी, पूरी किताब में यहां पे ये एग्जाम्पल में टिका दिया। ओके, अगली कहानी। अगली बात यह है, प्रिटेंस की स्पेलिंग क्या होती है? प्रिटेंस की स्पेलिंग यहां तो लिखी हुई है हमारे पास, SE या CE होती है। तो प्रिटेंस का स्पेलिंग CE वाला है या SE वाला है? सी, तो फिर इसको स्पेलिंग नहीं आती थी क्या? पहले ये होता होगा, सी होता है।